नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी डराने वाली भूतिया कहानी में जिसके बारे में आप लोगों ने शायद कभी भी नहीं सुना होगा। एक ऐसी आत्मा जो कि बहुत कम दिखाई देती है, लेकिन किसी के पीछे पड़ जाए तो उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक देती है। चाहे वह इंसान हो, पेड़ पौधे हो या कोई भी चीज हो, बस उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। बड़ी बड़ी चीजों को वह नुकसान कर देती है यूं चुटकियों में। आज की जो भूतिया कहानी है यह एकदम से डिफरेंट कहानी है। बहुत कम लोग इस भूत के बारे में जानते हैं। आखिर यह भूत कौन सा भूत है और यह क्या क्या कर सकता है, आपको वीडियो के आखिरी में पता चलेगा। तो आप लोग इस कहानी में बने रहिए और कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना देर किए कहानी स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से गांव में कुमार संदीप नाम का लड़का था जिसकी एज मात्र 18 साल की थी। उसके घर में उसकी विधवा माँ जो कि पैर से अपंग थी और एक छोटी बहन जिसका नाम सुमन और एज 15 साल, मात्र 15 साल की वह लड़की थी। उसके साथ भी बहुत कुछ घटित हुआ जो कि आपके अंतर आत्मा को कपा देगा। तो आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि इनकी जिंदगी में ऐसी कौन सी तूफान आई जो इनकी जिंदगी ही बदल दी। दोस्तों, कुमार संदीप अपने गांव में मजदूरी करता था। वह बहुत गरीब था, मतलब उसके इतना गरीब कोई भी नहीं हो सकता था। वह दिन भर लोगों के यहाँ काम करता था, जो उसको दिहाड़ी मिलती थी उससे उसका घर चलता था। अगर एक दिन बीमार पड़ गया, काम पे नहीं गया, तो उसको कुछ भी नहीं मिलता था और वह और उसकी परिवार भूखे सोते थे। मतलब इनकी दशा बहुत ही ज्यादा खराब थी। कुमार संदीप की माँ अपंग होने की वजह से कुछ नहीं कर सकती थी और कुमार संदीप अपनी बहन को किसी के घर नहीं भेजता था काम के लिए। वह डरता था क्योंकि उसकी बहन बहुत ही भोली भाली थी एंड सुंदर दिखती थी। उसको डर था कि कोई इसका फायदा उठा लेगा। बेचारा अकेले बहुत मेहनत करता था। उसका जो घर था वह मिट्टी का बना हुआ घर था। नीचे मिट्टी थी, ऊपर से खपरेला था। गांव में एक तरह का ईंट होता है जो कि पतला पतला होता है, उससे ना छत छाया जाता है। हम लोग तो खपरेला बोलते हैं, आप लोग का पता नहीं। तो उसके यहाँ नीचे मिट्टी का घर, मतलब मिट्टी का कमरा, और ऊपर खपरेला था। उसके पास 2 कमरे थे। एक कमरे में उसकी माँ और बहन, एक में वह सोता था। धीरे धीरे समय कट रहा था। ये जो खपरेला का घर था उसके दादाजी का बनाया हुआ था। उसके फादर बचपन में ही गुजर गए थे। कुमार संदीप बहुत ज्यादा मेहनत करता था और कोशिश करता था कि थोड़े पैसे बचा के जो मेरा छत है उसको दोबारा खपरेला से ढकवा दो ताकि यह बरसात में ना चूहे। उसका जो छत था वह बरसात में चूता था। बहुत ही पहले का बना हुआ मकान था, इसीलिए जरूरत थी उसकी मरम्मत की, लेकिन इन लोगों के पास पैसे तो थे नहीं। धीरे धीरे टाइम कटा, बरसात का मौसम आया तो कुमार संदीप और उसकी माँ को बहुत टेंशन होने लगा कि कैसे हम लोग रहेंगे। इस बार बरसात में यह छत कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और यह गिर जाएगा, रात कैसे कटेगी। ये लोग बरसात में रात भर पानी इकट्ठा हो जाता था ना, तो उसको निकाल के फेंकते थे। कुछ ना कुछ लगाते थे ताकि जो पानी है जो छत से टपक रही है वह किसी बर्तन में आ जाए। 1-1.5 सप्ताह कटा बरसात में। फिर कुमार संदीप को लगा कि नहीं, अब छत और अधिक पानी बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि पानी कंटिन्यूअस हो रहा था। तो उसने प्लान किया कि मैं जाता हूँ सेठ के यहाँ, जिसके यहाँ मैं काम करता हूँ, और उसको बोलता हूँ कि थोड़ा पैसा दे दे ताकि मैं अपनी छत की मरम्मत करवा लूँ। वह दौड़ता हुआ गया सेठ के पास, सेठ से पैसे मांगे तो सेठ ने मना कर दिया, बोला कि नहीं, पैसे नहीं है। फिर कुमार संदीप जिसके साथ काम करता था, राजमिस्त्री, उसके पास गया और बोला, भैया प्लीज मेरा मदद कीजिए।
राजमिस्त्री ने पूछा कि क्या करना है बताओ। कुमार संदीप ने बोला कि मैं जा रहा हूँ चिमनी पे, वहां से कुछ खपरेला लाता हूँ उधारी और मैं बाद में चुका दूंगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे छत की मरम्मत कर दीजिए, धीरे धीरे मेरे पगार में से आप पैसा काट लीजिएगा। आप ही तो देते हैं ना, थोड़ा थोड़ा काट लीजिएगा। हम लोग एक टाइम खा के और एक टाइम बिना खाए रह सकते हैं। यह सुनने के बाद से राजमिस्त्री ने कहा कि अरे पागल है क्या, मैं ऐसे ही कर दूंगा, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है, जाने दे, मैं तेरे लिए फ्री में भी काम कर दूंगा। एक काम कर, तू जा चिमनी से खपरेला ला। वह लड़का गया चिमनी के आदमी के पास जिसकी चिमनी थी, उसके चरणों में गिर के बोला कि भैया कुछ समय के लिए कुछ खपड़ेला दे दो ताकि मेरे छत की मरम्मत हो जाए, बाद में मैं कमा कमा के भर दूंगा। अगर नहीं भर पाया तो जिस जगह पे मेरा घर है वह जमीन मैं तुम्हें लिख दूंगा। अभी फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए तुम मुझे कुछ खपड़ेला दे दो। वह चिमनी वाला इंसान मदद तो नहीं किया बट बहुत ज्यादा बेइज्जती करके कुमार संदीप को वहां से भगा दिया। कुमार संदीप अपनी माँ की गोद में बैठा और बहुत रोया और माँ को बोला कि माँ मैं क्या करूँ, कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा और बरसात के टाइम में हम लोग कैसे रहेंगे। तुम तो देख रही हो घर की हालत, मैं तुम्हारी हालत देख रहा हूँ जो कि बर्दाश्त के बाहर है। मैं चाहकर भी शहर कमाने नहीं जा सकता। अगर शहर चला जाऊं तो तुम लोग का ध्यान कौन रखेगा और तुम लोग क्या खाओगे, कैसे रहोगे, मुझे बहुत डर है माँ। कुमार संदीप की माँ ने उसे समझाया और बोला कि बेटा अगर भगवान ने हमें धरती पे भेजा है तो कोई ना कोई रास्ता दिखाएंगे, तू शांत हो जा। बेटा माँ के पास ही पड़ा रहा और ये लोग रोते गाते रात में सो गए। इन लोगों को नहीं पता कि इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। उस रात उस घर में उस रात किसी ने भी खाना नहीं खाया। सब एक दूसरे को देख के रो रहे थे और अपनी दशा पे रो रहे थे। एक ही कमरे में तीनों लोग थे। रात के करीबन 3 या 4 बज रहे होंगे। उस समय भयानक तूफान और आंधी आया। सारे लोग नीचे सो रहे हैं। जो छत था वह टूटा और गिर गया, साथ ही साथ कुमार संदीप उसमें धंस गया। जब सुबह में लोगों ने देखा कि छत गिर चुका है, घर के सदस्य दिख नहीं रहे हैं, तो लोगों ने मिट्टी वगैरह हटाया। तब लोगों ने पाया कि तीनों बेहोश पड़े हैं। बाद में लोगों ने इन तीनों को बाहर निकाला। उसके बाद से होश में लाने की कोशिश किया। कुमार संदीप की माँ और उसकी बहन सुमन, ये दोनों बच गए थे। बेचारा कुमार संदीप उसी में दम तोड़ दिया था। अब घर में रोना पीटना स्टार्ट। गांव वाले भी इस सीन को देख के अंदर से कांप गए क्योंकि बहुत ही ज्यादा भयानक था। फिर होना क्या था, कुमार संदीप की बॉडी पड़ी रही। इवनिंग हो गया, कोई भी उसे उठा के अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले गया। माँ और बेटी क्या करे अकेले। इन लोगों ने ही सोचा कि कुछ हमें ही करना पड़ेगा। बेटे की बॉडी को कब तक रखेंगे घर में। इन लोगों ने बांस का इंतजाम किया, अर्थी खुद बनाया, उस पे अपने बेटे को लेटाया, लेकिन इन दोनों से वह उठ नहीं सकता था। इसीलिए सिरहाने बैठ के माँ और बहन दोनों रो रहे थे। यह सीन देखकर गांव के कुछ दयालु लोग उसके बॉडी को ले जाकर सुबह में बगीचा में अंतिम संस्कार वगैरह कर दिए। इधर माँ और बेटी भूखे रह रहे थे। कभी कोई कुछ दे दिया खाने के लिए तो खा लिया, नहीं मिला तो भूखे पड़े हैं। ऐसे ही 15 से 20 दिन बीत चुके थे। इनकी दशा थी ना, वह बहुत ही खराब थी। और इनकी दशा देखकर सुमन की पड़ोसी, जो कि भाभी लगती थी, उसने सुमन की माँ को बोला कि देखिए चाची जी, कब तक आप ऐसे रहिएगा, आप कुछ कर नहीं सकती, बेटी किसी लायक नहीं है। एक काम कीजिए, अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, बाद में मैं आपकी देखरेख कर लूंगी। सुमन की माँ बोली कि नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही कम एज की है, ऐसे कैसे शादी कर दे, और कौन करेगा इतनी कम एज की बेटी से शादी। तो
उस औरत ने बताया कि देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही कास्ट में एक आदमी है जो कि आपकी बेटी का हाथ थाम लेगा। सुमन की माँ को एक आशा दिखी कि चलो, बेटी को कोई ना कोई तो अपना ही लेगा। सुमन की माँ ने पड़ोसी से पूछा कि कौन है वह इंसान और क्यों मेरी मदद करना चाहता है। सुमन की भाभी ने खुलकर बताया कि देखिए चाची जी, वह कोई और नहीं, मेरा भाई है जो कि 40 साल का है और उसके 5 बच्चे हैं और बच्चों की देखरेख के लिए और भाई को एक औरत की जरूरत है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि सुमन से शादी हो जाएगी तो वह मेरे घर में राज करेगी, बच्चों का देखभाल करेगी और भाई को एक सहारा हो जाएगा। यह सुनने के बाद से सुमन की माँ कांप गई और बोली कि ना, ये संभव नहीं है। इतने एजेड इंसान से मैं अपनी छोटी सी बच्ची की शादी कैसे कर सकती हूँ? यह बहुत ही कम एज की है। तब उस औरत ने सुमन की माँ को पाठ पढ़ा दिया। उसने बोला कि देखिए, अगर आप ऐसे अपनी बेटी को लेकर गांव में रहेंगी तो किसी न किसी की नजर पड़ेगी, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो कर ही देगा ना। तो बेहतर है कि एक इंसान के हाथ दे दीजिए। और रहा सवाल एज का, तो हम लोग मंदिर में शादी कर देते हैं और जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तब ससुराल चली जाएगी। फिलहाल आप इसको गाँव ना रखिए। यह सुनने के बाद से सुमन की माँ ने बोला कि ठीक है, 1-2 दिन का टाइम दो, सोच के बताते हैं। सुमन की माँ बहुत सोची, बहुत ज्यादा सोच विचार करने के बाद से उन्होंने फैसला लिया कि ठीक है, आज नहीं तो कल बेटी की तो शादी होगी ना, और ऊपर से यह गावना मेरे यहाँ ही रहेगी। जब यह 18 साल की हो जाएगी तब जाएगी, तो क्यों ना शादी कर देते हैं। जैसे ही सुमन की माँ का हाँ हुआ, उस औरत ने अपने भाई को बुलाया और मंदिर में शादी कर दिया। शादी हो जाने के बाद से सुमन 1 से 1.25 महीना मैके में रही और उसके बाद उसका पति आया उसे बुलाने के लिए। सुमन की माँ बोली कि नहीं, अभी हम विदा नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही कम एज है। लेकिन वह इंसान माना नहीं, वह जबरदस्ती करने लगा और बोला कि मेरी बीबी है, इस पे मेरा हक है, मैं जब चाहूँ इसे लेके जा सकता हूँ, तुम नहीं रोक सकती। गांव के लोग इकट्ठा हुए और पंचायत इकट्ठा हुई। पंचायत ने फैसला लिया कि हाँ, बात तो सही है, उसकी बीबी है, उसका हक है, वह लेके जाएगा। लेकिन सुमन की माँ के अंदर क्या चल रहा था, पंचायत में कोई भी इंसान इस चीज को नहीं समझ पाया। फिर सुमन ससुराल चली गई। इधर सुमन की माँ अकेली पड़ गई। जो सुमन की भाभी थी, जो थोड़ा मोड़ा खाना वगैरह देती थी, उसने खाना वाना भी देना बंद कर दिया। वह दया इसलिए दिखा रही थी ताकि उसके भाई की शादी हो जाए। अब क्या, शादी हो गया, बात खत्म। सुमन की माँ भूखे रहती थी, तड़पती थी, रोती थी, चिल्लाती थी। धीरे धीरे 1-1.5 महीना के अंदर उस औरत ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। आने वाले 6-7 महीने बाद पता चला गांव वालों को कि सुमन भी अब इस दुनिया में नहीं है। उसके साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं, क्योंकि सुमन अपने ससुराल में थी और जो कुछ भी हुआ, अंतिम संस्कार वगैरह, चाहे उसके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके ससुराल वाले जानते हैं। कोई अपना तो था नहीं पूछताछ करने के लिए। यहाँ पर इस घर के सारे मेंबर एक एक करके दुनिया छोड़ दिए। दोस्तों, 1-1.5 सप्ताह के बाद से सुमन के 2 पड़ोसी थे जो कि आपस में लड़ रहे थे 5 कट्ठा जमीन के लिए। जिस जमीन पर इन लोगों का घर था, कुमार संदीप का, वह जमीन 5 कट्ठे का था। दोनों पड़ोसी बोल रहे थे कि मैं लूंगा, मैं नजदीकी पड़ोसी हूँ, तो सामने वाला बोल रहा था कि नहीं, मैं लूंगा। ये दोनों फावड़ा लेके गए जमीन की खुदाई करने के लिए और बंटवारा के लिए, और एक पड़ोसी ने फावड़ा मारा जमीन पर। जहां पर फावड़ा पड़ा वहां पर अचानक से एक बहुत ही भयानक हवा उठी और वह हवा ऐसे गोल 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 राउंड करते हुए उस इंसान को अपने में लेकर दूर बगीचा की तरफ भागी। दूसरा पड़ोसी देखा तो दंग रह गया। वह अपनी बीवी के साथ कमरे में भागा। औरतें जो थी वह आपस में लड़ रही थी जमीन के लिए, मर्द जो थे वह आपस में लड़ रहे थे।
दोस्तों, जो हवा थी जिस इंसान को लेकर बगीचा में भागी थी, वह सुमन के पड़ोसी वाले भाई थे, जिनकी वाइफ ने सुमन की शादी कराई थी अपने भाई से। वह इंसान पूरा दिन नहीं मिला, गांव वाले ढूंढते रहे लेकिन मिला नहीं। इवनिंग में उसकी बॉडी बगीचा में पड़ी थी। किसी की नजर गई तो उसकी बॉडी को उठा के घर पे लाया गया। घर वाले देखे तो दंग रह गए, क्या हुआ उसके साथ किसी को पता नहीं। दोस्तों, पूरे गांव में यह फैल गया एक न्यूज की तरह कि एक हवा उस इंसान को उड़ा के ले गई और बाद में उसको फेंक गई, जो कि अभी जीवित नहीं है। उसका अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। 1-2 दिन के बाद जो दूसरा वाला पड़ोसी था, वह लकड़ी लेकर बगीचा से घर की तरफ आ रहा था। अचानक से उसका हाथ और पैर मुड़ने लगा और वह वहीं पे गिर गया लकड़ी के साथ ही। किसी की नजर पड़ी तो लोग उसको उठा के घर पे लाए। उसका हाथ पैर ऐसा मुड़ा था जैसे कि उसको लकवा मार गया हो। उसकी आंखें एकदम रेड हो गई। उसकी वाइफ ने जैसे देखा कि पति की ऐसी हालत है तो उसने तुरंत सरसों, मिर्चा, लवंग वगैरह लिया, सूखा मिर्चा, और अपने पति का सर ऐंच कर उसको जला दिया। थोड़ा तो सुधार आया पति में। फिर उस औरत को लगा कि मेरे पति को किसी ऊपरवार हवा ने पकड़ा है। वह दौड़ती हुई गई और तांत्रिक को बुला के लाई। तांत्रिक घर पे आया तो उसने इस गुत्थी को सुलझाया और बोला कि हाँ, आप लोग सही सोच रहे हैं। इनके ऊपर एक आत्मा का वास है जो कि इनके शरीर में है। वह तभी छोड़ेगा जब यह इंसान दुनिया छोड़ेगा। उस औरत ने पूछा कि मेरे ही पति के साथ क्यों? मेरे पति ने क्या बिगाड़ा है? क्यों आत्मा ने पकड़ा है? इसे आप छोड़ाइए। तांत्रिक पूछा आत्मा से कि भाई क्यों पकड़ लिए हो? तुम कौन हो? आखिर इन्होंने क्या बिगाड़ा है? तब आत्मा एक भयानक रूप ली और उठकर चरपाई पे बैठ गई। फिर उस आत्मा ने बताया कि मैं कुमार संदीप हूँ और ये सारे लोग मेरे जमीन के लिए लड़ रहे थे। जब मेरी फैमिली यहाँ पे तड़प रही थी तब किसी ने उसका ध्यान नहीं रखा, उसको इन लोगों ने मार दिया और आज मेरी जमीन भी हथिया रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं तो इसे मार के ही दम लूंगा। यहाँ पर आत्मा में और तांत्रिक में बहुत ज्यादा बहस हुई। तांत्रिक ने अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश किया, लेकिन फिर भी उस आत्मा ने एक झटके में ही उस इंसान को वहीं पर हटा डाला। अब घर में रोना पीटना स्टार्ट हो गया। जो गांव के लोग थे वे सारे लोग मिलकर उस इंसान को ले गए बगीचा में और अंतिम संस्कार वगैरह हुआ। उस टाइम के बाद से वह आत्मा आजाद हो गई थी। लोगों ने तांत्रिक से पूछा कि इसका उपाय क्या है। आज यह आत्मा 2 लोगों को मारी है, कल को और लोगों को मारेगी, कुछ तो उपाय बताइए। ये जो चीज थी यह तांत्रिक से परे थी। उसने बोला कि आत्मा किसी के बॉडी के अंदर हो तो वो पकड़ना आसान है, अगर वह आजाद है, कभी कहीं और है कभी कहीं और है, तो हम उसे नहीं पकड़ सकते। बेहतर होगा कि आप लोग किसी जानकार पंडित को बुलाइए और पूजा पाठ वगैरह कराइए और उसकी आत्मा को एक स्थान दे दीजिए और जो कुछ भी मांग रही है उसकी पूर्ति कीजिए। जैसा तांत्रिक ने सुझाव दिया लोगों ने वैसा ही किया। जो आत्मा थी वह शांत हो गई। उसने कुछ चीजें गांव वालों से मांगे जो कि गांव वालों ने पूरा कर दिया। उसके बाद से वह अपनी ही जमीन में रहने लगी। कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करती थी। अगर उससे कोई भी पंगा लेता था तभी वह किसी इंसान के पीछे पड़ती थी, वरना शांत रहती थी। दोस्तों, ये जो आत्मा थी यह कोई नॉर्मल आत्मा नहीं थी। यह एक तरह का बवंडर भूत था। बवंडर भूत उसको कहते हैं जो एक ही जगह पर खड़ा होकर गोल गोल घूमे, और यह भूत ज्यादातर गांव में खेत खलियान वगैरह में देखे जाते हैं। यहाँ पर कुमार संदीप बवंडर भूत इसलिए बना क्योंकि उसकी जो आत्मा थी ना वह हवा और पानी की वजह से गई थी। तूफान बहुत तेज था उस रात और छत गिरा जिसमें वह दबकर
दुनिया छोड़ दिया। इसीलिए उसकी आत्मा भवंडर आत्मा के रूप में आई और यह बात पूरे गांव वाले जानते थे। तो दोस्तों, इस पर आप लोग का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। हर रोज की तरह आज भी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गांव की सच्ची घटित कहानी। गांव की जो स्टोरी होती है वह एक्चुअल में घटित होती है। गांव वाले हमेशा अलग अलग टाइप के आत्माओं का सामना करते हैं। आज की जो कहानी है यह अंतर आत्मा को कपा देने वाली कहानी है। तो चलिए बिना देर की ये कहानी को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, कहानी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, एक गांव में एक ग्वालन थी जिसका नाम तुलसी था और वह हर रोज गांव गांव घूमकर दही बेचा करती थी। उसका हमेशा का यही काम था। उसके पास बहुत सारे गाय भैंस बकरी वगैरह थी। वह लेडी हर रोज रात में दही जमाती थी और दही का जो मटका होता है वह टोकरी में रखकर अपने सर पे रख के पैदल घूम घूम के गांव में दही बेचा करती थी। दोस्तों, हर रोज की तरह तुलसी ने दही लिया, उसको टोकरी में रखा और अपने सर पे रखा और लेकर निकल पड़ी गांव में दही बेचने के लिए। उस दिन उसकी दही उसके गांव में नहीं बिकी। फिर उसने डिसाइड किया कि दूसरे गांव में जाके बेचेगी। वह दूसरे गांव में पहुंची जो कि थोड़ी दूरी पे था और वहां पर उसकी दही दोपहर तक सब बिक गई। कुछ भी नहीं था मटका में, तो उसने प्लान किया कि दही बिक चुका है तो मुझे घर चलना चाहिए। फिर वह खेते खेतानी का रास्ता ली, यानी कि जो खेत वाले रास्ते होते हैं गांव में, वह रास्ता लेकर यह लेडी पहुंची एक बगीचा के पास। जो बगीचा था वह बहुत ही बड़ा था और काफी ज्यादा सुनसान था, क्योंकि दोपहर का टाइम था, गर्मी का मौसम था, तो बगीचा में कोई नहीं था और इस लेडी को बहुत तेज की प्यास लगी थी। इसने फैसला किया कि थोड़े देर रुक जाते हैं पेड़ के छांव में, देन घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि धूप बहुत ही ज्यादा कड़ी है और मुझे नुकसान कर रही है। धूप में चल रही हूँ तो और भी प्यास लग रहा है, तो एक काम करती हूँ, 2 घंटा यहीं रुकती हूँ। फिर तुलसी ने एक बहुत भारी पेड़ के नीचे बैठी अपना टोकरा सर से उतारकर बाजू में रखी। जैसे ही साइड में उसने टोकरा रखा, जो मटका था उसका जो कैप था ना, ढक्कन, वह धीरे से खसक गया, यानी कि मटका अलग ढक्कन अलग हो गया। यहाँ पर तुलसी को नींद आ गई। बैठे बैठे वह 2 घंटे तक नींद ली। उसके बाद जगी तो उसने पाया कि उसका जो टोकरा बाजू में रखा हुआ है उसका ढक्कन हटा हुआ है और जो मटका है उसमें एक मटका भर के दही आ गया है। यह बहुत ही ज्यादा हैरान और परेशान हुई। इसको समझ में नहीं आया कि सारा दही बिक जाने के बाद से फिर से कैसे दही आ सकता है, वो भी भर के। इस टाइप की दही मैं तो नहीं जमाती। यह दही अलग तरह की दही है और इसमें से खुशबू बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो यह कैसे हुआ? यहाँ पर तुलसी थोड़ी सी डरी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा लालच आया। उसने सोचा कि अभी तो दोपहर ही है, क्यों ना मैं निकलूं और दूसरे गांव में जाकर इस दही को बेच दूं। तुलसी उस दही को ली और दूसरे गांव में गई और दही को बेचना स्टार्ट कर दी। उसने बहुत सारे लोगों को दही बेचा, बहुत सारे पैसे कमाए, लेकिन दही जो था वह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही मटका खाली होता था फिर तुरंत मटका भर जाता था। तुलसी को दही बेचते बेचते रात हो गई, लेकिन उसका दही खत्म नहीं हुआ। तो वह इरिटेट होकर उसने दही का मटका उठाया और फेंक दिया। जैसे ही वह मटका जमीन पे गिरा, मटका तो टूट गया, लेकिन उसके अंदर जो दही था वह अचानक से गायब हो गया। यह घटित होने के बाद से वह घर आई और घर आने के बाद से उसने अपने ससुर को बताया कि ससुर जी देखिए, ऐसा ऐसा चीज हुआ है मेरे साथ। यह सुनने के बाद से ससुर जी सर पीटने लगे और अपनी बहू को बहुत कुछ बोले कि तुम्हारा दिमाग खसक गया है। अरे पागल औरत, उस दही के अंदर गुल्लड़ का फूल गिरा हुआ था, तुमने क्यों फेंका मटका को? जाओ मटका उठा के लाओ।
तुलसी ने अपने ससुर को बोला कि देखिए पापा जी, जैसे ही मटका मैंने फेंका, जो दही था वह गायब हो गया और मटका फूट चुका। अब यह बात पूरे गांव में फैल गई कि तुलसी के मटके में गुल्लड़ का फूल पड़ा था और वह औरत मटका ही तोड़ के चली आई। मतलब कितनी बड़ी मूर्ख है। दोस्तों, ये जो घटना थी इसको 3 लोगों ने सुना। तीनों पक्के दोस्त थे, तीनों के पास कोई काम नहीं था, यह किसानी करते थे। इन लोगों के मन में लालच आया। ये तीनों लोग पहुंचे तुलसी के पास और पूछे कि एक्चुअल में उस दिन क्या हुआ था। तुलसी ने पूरे दिन की कहानी बता दी। यह सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद से ये तीनों दोस्त पहुंचे उस पेड़ के पास और इन लोगों ने ध्यान से पेड़ को देखा और उस पेड़ पर जितने भी बीज लगे थे वे सारे बीज को देखे। लोग ऐसा बोलते हैं कि दुनिया में आज तक किसी ने भी गुल्लड़ का फूल नहीं देखा। यह फूल बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, प्लस अगर किसी के हाथ लग जाए तो वह बहुत ही ज्यादा धन्यवान हो जाता है। इसी लालच में तीनों लोग गए थे, लेकिन पूरा पेड़ चेक कर लेने के बाद से भी इन तीनों दोस्त को कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर तीनों दोस्त रोज रोज उस पेड़ के पास जाने लगे। लगभग 1-1.5 सप्ताह जाने के बाद से ये लोग थक गए। फिर इन लोगों ने सोचा कि हो सकता है यह फूल दिन में ना फूलता हो, रात में फूलता हो, तो हमें रात में आना चाहिए, क्योंकि दिन में फूलता तो दिख ही जाता, हम लोग तो निगाहें टिकाए हुए हैं। फिर तीनों लोगों ने फैसला लिया कि रात में खाना वाना खा लेंगे, पूरे गांव में सुत्ता पड़ जाएगा, तब हम जाएंगे पेड़ के पास। जैसा इन लोगों ने प्लान बनाया था वैसा इन लोगों ने किया। रात के करीबन 11 बजे के बाद ये तीनों दोस्त इकट्ठा हुए, लालटेन लिए और लालटेन के सहारे उस बगीचा के उस पेड़ के पास गए जहां पर वह लेडी यानी कि तुलसी बैठी थी। ये सारे लोग गए तो वहां पर इन लोगों ने पाया कि तुलसी जहां बैठी थी वहीं पर एक और लेडी बैठी हुई है, जो कि अपना सर घुटना पे रख के रो रही है और अजीब तरह से रो रही है। वह क्या बोल रही है रोते रोते, इन तीनों को समझ में नहीं आ रहा है। इन तीनों में से एक आदमी ने पूछा उस लेडी से कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो, इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठी हो, तुमको डर नहीं लग रहा क्या? तब वह औरत सर ऊपर की, जब उसने सर ऊपर किया इन तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि वह गजब की सुंदर थी और वह रोते रोते बोली। उसकी जो आवाज थी ना बहुत ही पतली थी, मानो जैसे कि नाक से बात कर रही हो। उस औरत ने बोला कि देखिए, मेरा नाम मोहिनी है और मैं काफी टाइम से यहीं बैठी हूँ, हर रोज रात में यहीं आती हूँ क्योंकि मैं थक गई हूँ अपनी जिंदगी से। इन लोगों ने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, क्या चाहती हो, यह सब क्यों बोल रही हो? तब उसने बताया अपने बारे में कि मेरे जो बाबा हैं वह मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, लेकिन कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है शादी के लिए, ना ही कोई मुझसे शादी करना चाहता है। मैं बहुत सुंदर हूँ, इसके बावजूद भी कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करता। रीजन बस एक ही है कि मैं नाक से बोलती हूँ। यहाँ पर तीनों दोस्त हंसने लगे। तब वह चिड़चिड़ा के बोली कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो, मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? तुम में से कोई कुंवारा हो तो मुझसे शादी कर ले। तीनों बोले कि नहीं कर सकते, क्योंकि हम तीनों शादीशुदा हैं। फिर मोहिनी ने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम तीनों में से जो चाहे मुझसे शादी करके मुझे रख सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं रात में आया करूंगी, दिन में तो मुझे कोई भी नहीं देख सकता। यहाँ पर तीनों लोगों को झटका लगा और बोले कि नहीं, यह संभव नहीं है, हम यहाँ पर आए हैं गुल्लड़ के फूल लेने के लिए, तो हमारे सामने मत आओ, तुम जाओ, तुम उधर बैठो साइड में और तुमको जो करना हो करो, हट जाओ यहाँ से, मुझे गुल्लड़ का फूल ढूंढना है। यह सुनते से ही मोहिनी का माथा ठनका और वह हवा में उड़ी। जैसे ही मोहिनी हवा में उड़ी, इन तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि मोहिनी का जो असली रूप था जब इन लोगों ने देखा तो ये लोग डर गए।
मोहिनी जो थी वह नॉर्मल औरत नहीं थी, वह एक चुड़ैल थी। इसीलिए वह नाक से बोल रही थी प्लस हिनहिना रही थी। जो चुड़ैलें होती हैं वह हिनहिनाती हैं, बहुत ज्यादा हिनहिनाती हैं, चूड़ियां बजाती हैं, पायल बजाती हैं। उनकी चूड़ी की जो खनक होती है वह अलग टाइप की होती है। इन लोगों का सर दुखने लगा और वह बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि तुम तीनों में से मेरा दूल्हा कौन है, जल्दी से डिसाइड करो कि तुम तीनों में से शादी कौन करेगा, वरना मैं तीनों को खा जाऊंगी। ये तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डरे थे, भागने की कोशिश की है लेकिन उससे बच नहीं पा रहे थे। जिधर भाग रहे थे वह उड़ के उनके सामने आ जा रही थी। ये लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, फिर एक दूसरे को बोलने लगे कि भाई तू शादी कर ले, तू कर ले, तू कर ले। ये आपस में ही लड़ने लगे, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकला। इन तीनों दोस्तों में से एक इंसान थोड़ा सा तेज तर्रार था। उसने इस मुसीबत के टाइम में थोड़ा सा धैर्य रखा और बोला कि देखो शादी तो मैं कर लूंगा, बट समस्या ये है कि कुंडली मिलानी होगी, बिना कुंडली की शादी नहीं होती। तो तुम जाओ कुंडली लेकर आओ, तुम्हारे पास तो कुंडली होगा ना। तब चुड़ैल ने बोला कि नहीं, मेरे पास तो कुंडली नहीं है, मेरे घर वालों ने तो कभी नहीं बताया कुंडली के बारे में। तभी दूसरा दोस्त बोला कि नहीं नहीं, जाओ अपने घर वालों से पूछ के आओ। मोहिनी जो थी वह अपने घर जा रही थी कुंडली देखने के लिए, थोड़ी दूर ही आगे बढ़ी थी, यानी उड़ के जा रही थी। तभी उसका ध्यान पीछे आया, उसने नोटिस किया कि ये तीनों भाग खड़े हुए हैं। उसने इन तीनों को दौड़ा दिया और एक खेत में ले जाकर पटक दिया। मोहिनी को सारा खेल समझ में आ गया था। फिर उसने बोला कि नहीं, कुंडली की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही शादी करूंगी और यहीं पे करूंगी। बताओ कौन शादी करना चाहेगा सबसे पहले। तीनों ने फिर से एक ही बात जपना स्टार्ट कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हम तुमसे शादी कैसे करें, हम तो पहले से ही शादीशुदा हैं। तीनों दोस्त को लग गया था कि जब तक हम हाँ नहीं बोलेंगे तब तक यह शादी नहीं कर सकती, हमें सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगी। इसीलिए इन लोगों ने फैसला किया कि सुबह तक इसको हम लोग टालेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ समय तक चुड़ैल ने माला जपा शादी का, फिर बाद में उसने अटैक कर दिया। नाखून से नकोटा, बहुत ही ज्यादा पूरे शरीर में दाग कर दिया उसने। उठा उठा के पटकी भी, बहुत तरह से परेशान किया ताकि ये लोग हाँ बोल दे, लेकिन इन लोगों ने हाँ नहीं बोला। धीरे धीरे ये लोग बेहोश हो गए। जो चुड़ैल थी वहीं पर कुछ समय के लिए बैठी रही ताकि ये लोग होश में आए और मजबूर कर सके शादी के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये लोग काफी लंबे समय के लिए बेहोश थे। जहाँ जमीन पे ये लोग गिरे थे वहाँ चारों तरफ ब्लड ही ब्लड था। सुबह में किसी किसान की नजर पड़ी इन तीनों पर तो पूरा का पूरा हल्ला हो गया। गांव वाले भी ढूंढते ढूंढते उस जगह पे पहुंच गए थे जहां पर तीनों बेहोश थे। गांव वाले इन तीनों को उठाए घर ले गए, होश में लाए। फिर जाकर पूरे घर वालों को और गांव वालों को रात की घटना के बारे में पता चला। गांव के जितने भी बुजुर्ग थे वे सारे लोगों ने इन तीनों यंग आदमी को एडवाइस दिया कि किसी अच्छे तांत्रिक से ताबीज बनवा लो, क्योंकि वह चुड़ैल हार नहीं मानेगी। क्योंकि तुम लोगों ने उसे ना बोला है, उसे रिजेक्ट किया है, तो वह तुम्हारे पीछे आएगी। अगर जान बचाना है तो ताबीज ले लो। जैसे बुजुर्गों ने एडवाइस किया था, ये तीनों लोगों ने वैसा ही किया और आगे चलकर इन लोगों ने लालच को त्यागा। क्योंकि कहानी जो थी वह लालच की वजह से उत्पन्न हुई थी। अगर इनके अंदर लालच नहीं आता तो यह घटना घटित नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि लालच जो है वह अच्छा नहीं होता है, किसी भी चीज की लालच नहीं रखनी चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ असम की सच्ची घटित भूतिया कहानी। हम सभी को पता है कि बंगाल और असम में बहुत ज्यादा जादू टोना भूत प्रेत वगैरह दिखाई देते हैं एंड एक्चुअल में होते भी हैं। यहाँ के हर लोग कुछ ना कुछ जानते हैं, मतलब जादू टोना करना और कैसे उनसे बचना। क्योंकि जितना यह शहर फेमस है उतना कोई भी शहर जादू टोना वगैरह में फेमस नहीं है। आज की जो भूतिया कहानी है यह अंतर आत्मा को कपा देने वाली कहानी है।
तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, असम के यूनिवर्सिटी में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम था पुष्कर। पुष्कर पढ़ाई में बढ़िया था और वह अपने यूनिवर्सिटी में टॉप करता था। उसको एक लड़की से प्यार था जो कि पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सुंदर थी, बढ़िया थी, दिल का मामला था, सेट हो गया था। उस लड़की का नाम था अंजलि। अंजलि जो थी वह सिर्फ और सिर्फ पुष्कर की वजह से कॉलेज आती थी, अदरवाइज उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। अंजलि की बहन जो कि छोटी थी, गीतांजलि, वह भी अंजलि के साथ पढ़ती थी। अंजलि और गीतांजलि जुड़वा बहनें थी। गीतांजलि को क्रश था पुष्कर के ऊपर, बहुत बड़ा वाला। वह चाहती थी पुष्कर से शादी करना। दोनों बहनें एक ही लड़के को पसंद करती थी, लेकिन लड़का जो था वह सिर्फ बड़ी बहन यानी कि अंजलि को पसंद करता था। जब गीतांजलि को पता चला कि उसकी बहन शादी करना चाहती है, बच्चे करना चाहती है और लाइफ में उसके साथ सेट होना चाहती है, तो गीतांजलि ने अपने पैर पीछे खींच लिए, क्योंकि वह बहन से बहुत प्यार करती थी, उसकी खुशियों को खाना नहीं चाहती थी। फिर गीतांजलि ने अंजलि और पुष्कर को आइडिया दिया कि तुम लोग घर पे बात करो, क्योंकि कुछ दिनों में हम लोग की पढ़ाई खत्म हो जाएगी और मेरे घर वाले मेरी बहन की शादी करा देंगे, तो बेहतर है कि तुम लोग बात करके और धूमधाम से शादी कर लो। यहाँ पर दोनों लोग अपने अपने घर पे बात किए। लड़की के घर में कुछ लोग मान गए थे, कुछ लोग नहीं माने थे, बट लड़का के घर पे कोई नहीं माना था। सारे लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, हम शादी नहीं करेंगे उस लड़की से। दोस्तों, पुष्कर ने अंजलि को बोला कि चलो भाग के शादी कर लेते हैं। अंजलि बोली कि कुछ दिन रुक जाते हैं, शायद घर वाले मान जाए, भागना कोई ऑप्शन नहीं है। ये दोनों 6 महीने तक रुके और अपने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश किए, लेकिन घर वाले माने नहीं। खास करके पुष्कर के घर वाले रेडी नहीं थे और ये दोनों एक दूसरे से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते थे। इसीलिए इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। और अंजलि को उसकी बहन सपोर्ट कर रही थी और पुष्कर को उसका दोस्त सपोर्ट कर रहा था। ये 4-5 लोग गए कोर्ट और कोर्ट में जाकर शादी कर लिया। शादी हो जाने के बाद से पुष्कर ने सोचा कि मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ वहीं अगल बगल में एक रूम ले लेता हूँ, वहीं पे रखूंगा, क्योंकि शादी हो चुकी है और बीबी है तो साथ में ही रहेगी, घर तो जा नहीं सकती। अंजलि चाहती तो अपने घर आ सकती थी, बट शादी के बाद से हस्बैंड वाइफ साथ रहने का फैसला किए। गीतांजलि घर पे आई और घर पर आकर उसने सारे घर वालों को बता दिया कि आप लोग खिलाफ थे, इसके बावजूद भी उन लोगों ने कोर्ट मैरिज किया है, अब आप लोग उनको ठीक से रहने दीजिए, आप लोग उनकी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। इधर पुष्कर के घर वालों को जैसे ही पता चला कि पुष्कर ने शादी कर लिया है, तो पुष्कर के बड़े भाई पुष्कर को फोन करके बोले कि घर मत आना, तुमको जहाँ रहना है दुनिया में रहो, लेकिन कभी भी घर मत आना। घर आ गए तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा और यह हमेशा याद रखना। पुष्कर को बहुत ज्यादा खराब लगा, ऐसे तो भाई को नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन दोनों साथ में रहे। ये एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि अपने अपने घर वालों को भूल गए कुछ ही दिनों में। और कुछ महीनों बाद गुड न्यूज आता है। अंजलि जो थी वह प्रेग्नेंट थी और उसकी प्रेगनेंसी जो थी बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाली थी। डॉक्टर ने उसको बोल दिया था कि देखो, तुमको कंप्लीट बेड रेस्ट में रहना है, तुम कोई भी काम नहीं कर सकती, अगर तुम मेहनत करोगी, चलोगी फिरोगी तो बच्चा खराब हो जाएगा। पुष्कर ने अपनी बीवी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा और वह कोशिश कर रहा था कि वह खुश रहे, सब कुछ सही रहे, बट जॉब और घर एक साथ नहीं हो सकता। उसने 3-4 महीने तक सेवा किया, लेकिन हार कर, थक कर उसने फैसला किया कि देखो अंजलि, हम यहाँ रहेंगे तो मुझे घर पे रहना पड़ेगा काम धंधा छोड़कर। अगर मैं काम धंधा छोड़ दूं तो कैसे हम लोग जीवित रहेंगे, कैसे घर का किराया देंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे। अगर मैं तुम्हारे मैके छोड़ता हूँ तो तुम्हारी माँ बहुत ज्यादा नाराज है, वह तुम्हें अपनाएगी नहीं।
तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, तुम्हारे भाई तो खुश है, बट तुम्हारी माँ की नाराजगी आज तक खत्म नहीं हुई। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने घर फोन करता हूँ और बताता हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो, तो घर वाले खुश हो जाएंगे और तुमको अपना लेंगे, क्योंकि मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वह बच्चों से बहुत प्यार करती है। तो अंजलि ने जवाब दिया कि जैसा आपको ठीक लगे, अगर बच्चे के आने की खुशी में सारा फैमिली एकजुट हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। पुष्कर घर पे फोन किया और अपनी माँ को बोला कि माँ, तुम्हारे घर बहुत ही जल्द बच्चा आने वाला है, मैं बाप बनने वाला हूँ, बट समस्या यही है कि डॉक्टर ने अंजलि को बेड रेस्ट बोला है, जो कि वह नहीं कर पा रही है। मैं घर पे कितना दिन तक रहूं, मेरा काम है और ऑफिस वाले मुझे तंग कर रहे हैं। वे लोग बोल रहे हैं कि अगर तुम एक सप्ताह की भी छुट्टी लोगे तो तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, माँ मदद करो। दोस्तों, पुष्कर की माँ मान गई और उसने अपने बेटे और बहू दोनों को घर पे बुलाया। पुष्कर खुश हुआ और अंजलि को बोला कि चलो फाइनली इतने दिनों बाद घर वाले मान गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे सब कुछ सही रहेगा, बस तुम थोड़ा सा झुक के रहना। मेरे घर वाले थोड़े से कड़क हैं, वे लोग कुछ भी बोले लेकिन तुम सह लेना, तुम बर्दाश्त कर लेना। अगर कुछ बुरा लगे तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा, तुम सारा गुस्सा मेरे ऊपर उतारना, उन लोगों को कुछ मत कहना, वे मेरे घर वाले हैं, बहुत दिनों बाद मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। अंजलि अपने पति से प्यार करती थी, इसीलिए मुस्कुराई और बोली कि कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। ये दोनों घर पे पहुँचे। अंजलि की सासू माँ ने अंजलि को देखा और बहुत ही प्यार से गले लगाया और अपने बेटे को बोली कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बीवी और बच्चे का ध्यान मैं बहुत ही अच्छे से रखूंगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद तो मैं दादी बन जाऊंगी। पूरा परिवार मिलके हंसा और पुष्कर 2-3 दिन घर पे रहा। उसके बाद उसको अपनी ऑफिस लौटना पड़ा। पुष्कर शहर में रहता था और उसकी बीवी गांव में रहती थी। धीरे धीरे टाइम कट रहा था। पुष्कर का जो दिन था काफी ज्यादा अच्छा निकल रहा था। जब भी उसको अंजलि से बात करने का मन होता था, फोन कर लेता था। इधर अंजलि का जो दिन और दशा था बहुत ही ज्यादा बेकार था। पुष्कर के शहर जाने के बाद से ही उसके घर वाले बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगे अंजलि को। खाना नहीं देते थे, पानी नहीं देते थे, बस इतना ही खाना देते थे जिससे वह जिंदा रह सके। उसको मारना, पीटना, गाली गलौज, मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर अन्याय करते थे। बेचारी चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती थी। उसने बहुत बार कोशिश किया अपने पति को बताने के लिए, लेकिन समस्या यहाँ पर यह थी कि घर वाले डरा दिए थे उसे धमका रहे थे कि अगर तुम अपने पति को कुछ भी बोलोगी तो मैं तुम्हारा बच्चा खराब कर दूंगी। मतलब उसके घर वाले ना मेंटली टॉर्चर तो करते ही थे, शारीरिक टॉर्चर भी बहुत ज्यादा करते थे। बेचारी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, वह चुपचाप सारी चीजें बर्दाश्त करती थी, घर का काम भी करती थी। धीरे धीरे समय कट रहा था और आखिरी 9वां महीना चल रहा था। पुष्कर ने हिसाब लगाया था कि डिलीवरी जो है इधर इस समय के बीच में हो जाएगी। उसने घर पे फोन किया और बोला कि माँ, मैं आ जाऊंगा डिलीवरी के टाइम पे। पुष्कर की माँ की धड़कन बढ़ गई। उसको लगा कि मेरा बेटा डिलीवरी के टाइम पे आ जाएगा तो वह अपनी बीबी के ऊपर जितना भी बीतता है सब उसको दिख जाएगा, क्योंकि बीबी जैसी आई थी वैसी है नहीं, उसके शरीर पे बहुत सारे निशान है। तो हम लोगों को थोड़ा सावधानी से रहना पड़ेगा। क्यों ना मैं पुष्कर को आगे 1 सप्ताह बढ़ा के बुलाऊं, उसको बोल देती हूँ कि जो डिलीवरी का डेट है वह 1 सप्ताह बाद का है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है। और ये लोग अपनी बहू को गाँव के डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, शहर तो काफी दूर था। तो पुष्कर की माँ ने जैसा प्लान किया वैसा ही पुष्कर को बोला। फिर पुष्कर ने फैसला किया कि मैं 1-1.5 सप्ताह बाद गांव जाऊंगा, जब डिलीवरी का टाइम होगा इधर ऑफिस में काम कर लेता हूँ, जब बच्चा पैदा होगा तब मैं उसके साथ छुट्टी एंजॉय करूंगा। दोस्तों, पुष्कर के लिए सब कुछ सही चल रहा था। वह मन ही मन खुश हो रहा था कि कई महीनों बाद में अपनी बीबी और बच्चे से मिलूंगा। इधर अंजलि का दिन बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा था। उसके डिलीवरी का दिन आ गया और उसको बहुत ज्यादा दर्द था। ये लोग उसको घर से बाहर नहीं निकाल रहे थे। गांव में किसी औरत को बुला लिए, जो लोग नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं गांव में, उससे डिलीवरी करवा रहे थे।
इन लोगों की ऐसी प्लानिंग थी कि अगर इसको हम बाहर ले जाएंगे तो लोग देख लेंगे, और लोगों से अंजलि को बचाना था, उसकी सासू माँ को, क्योंकि कोई भी देखेगा ऐसे कंडीशन में तो समझ जाएगा कि इसको खाना वाना नहीं मिलता है। पुष्कर के घर वालों को डर था कि जैसी मेरी बहू है, यानी जिस कंडीशन में, अगर कोई ऐसे कंडीशन में देखे तो समझ जाएगा कि उसके ऊपर क्या बीत रहा है, तो हम लोगों को छुपा के रखना होगा, क्योंकि इन लोगों ने अत्याचार बहुत ज्यादा किया था। बेचारी अंजलि घर से बाहर नहीं जा पाई, डॉक्टर को नहीं दिखा पाया। जो औरत आई थी गांव का बच्चा करने के लिए, वह बच्चा जबरदस्ती करा तो दी, लेकिन अंजलि यह चीज बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह 2 से 3 घंटों बाद ही दम तोड़ दी। अब घर वाले डर गए कि अब क्या होगा, छोटा सा बच्चा है, और पुष्कर जैसे ही आएगा, देखेगा अपने बच्चे को और बीबी को नहीं पाएगा, तो वह हम लोगों को माफ नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करें, हम लोग अपने बेटे को खो देंगे इस छोटे से बच्चे की वजह से और इस अंजलि की वजह से। तो पुष्कर की माँ ने प्रोग्राम किया कि पुष्कर को हम इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम्हें बेटा हुआ है और तुम आ जाओ, अंजलि की तबीयत ठीक नहीं है, उसको हम लोग हॉस्पिटल लेके भाग रहे हैं, मतलब इस टाइप का माहौल सेट करेंगे तो उसको विश्वास हो जाएगा। इन लोगों ने प्लानिंग तो कर लिया और पुष्कर को फोन भी कर दिया, और घर वालों ने तुरंत अर्थी सजाया, उस पर अंजलि को लेटाया और तुरंत लेके उसको भागे शमशान घाट के लिए। वहां जाकर दाह संस्कार वगैरह कर दिए। पुष्कर घर पे आया तो वह अंजलि को ढूंढने लगा कि अंजलि कहाँ है। घर वाले ड्रामा करते हुए, रोते हुए लगे बताने कि अंजलि अब इस दुनिया में नहीं रही, उसने बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद दुनिया छोड़ दी, तो हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। यह सुनने के बाद से पुष्कर जमीन पर गिर गया और घुटनों के बल बैठ के चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, और उसने घर वालों को बोला कि कुछ भी हुआ था तुम लोग मेरा इंतजार कर लेते, मैं बस कुछ ही घंटों में पहुंचने वाला था, एक बार मैं अपनी अंजलि का फेस तो देख लेता, अब इस बच्ची का मैं अकेले क्या करूं, तुम लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसी क्या हड़बड़ी मची थी तुरंत उसका अंतिम संस्कार करने का, मुझे एक बार देखने तक नहीं दिया, आखिर क्या हुआ था मेरी बीबी के साथ। बेचारा बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, लेकिन घर वालों ने एक शब्द नहीं कहा। उन लोगों ने पुष्कर को समझाया कि देखो, जो भी होता है वह हमारे हाथ में नहीं होता है, भगवान की मर्जी है, भगवान ने शायद यही सोचा होगा, भगवान ने यही चाहा होगा। एक काम करो, तुम अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दो, ऐसे कैसे हम छोड़ दे इस छोटे से बच्चे को, ये निशानी है तुम्हारी बीवी के, इसको लगाओ अपने गले से। घर वालों ने इतना ज्यादा ड्रामा कर दिया कि बेचारा अपने बच्चे के मोह माया में शांत हो गया, ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया। वह अपने बच्चे को तो अपना लिया, बट वह अंजलि को भूल नहीं पा रहा था। वह 1 सप्ताह से किसी से मिलजुल नहीं रहा था, ना ही ठीक से खाना खा रहा था, ना ही कुछ कर रहा था, तो उसकी जो दिन दशा थी ना बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो पुष्कर की भाभी को उस पर न मोह आ गया, उन्होंने मोह में, दया में अपने देवर को सारी की सारी सच्चाई बता दी। जैसे ही पुष्कर को सच्चाई पता चला कि उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ था, इन लोगों ने क्या क्या किया, वह बच्चे को लिया और अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ गया और माँ का हाथ उठाकर अपने सर पे रख के पूछा कि माँ, तुम सच सच बताओ कि अंजलि के साथ क्या हुआ था, क्या तुमने उसके ऊपर हाथ छोड़ा था। पुष्कर की माँ कैसे झूठ बोले अपने बेटा के सर पे हाथ रख के। उन्होंने बोला कि हाँ, कभी कभार मारा है, तुम्हारी बीबी गलती करती थी तो कभी कभार 1-2 बार मारा होगा। पुष्कर यह सुनने के बाद से अपने रूम में गया, गेट बंद किया और बैठा रहा। घर वाले बाहर से आवाज दे रहे थे कि पुष्कर बाहर निकलो, क्या कर रहे हो अंदर, तुम खा लो कुछ, उस बच्चे को दूध वगैरह पिला दो, वह भी भूखा होगा। लेकिन पुष्कर के मुंह से एक शब्द किसी ने नहीं सुना। घर वालों ने खिड़की के सहारे देखा कि पुष्कर बेड के पास बैठ के रो रहा है और बच्चे को देखे जा रहा है एक टक्की। घर वालों ने सोचा कि बेटा अभी गुस्से में है, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा तो खुद बाहर निकलेगा। यह सोचकर लोगों ने पुष्कर को उसकी हालत पे छोड़ दिया। पुष्कर आधी रात को गेट खोला, उसके बाद उसने किसी को कुछ भी नहीं बोला, डायरेक्ट अपना गांव छोड़ शहर में आ गया। शहर में आने के बाद से उसने डिसाइड किया कि मैं अपना बच्चा अकेले पालूंगा, और वह ऑफिस वगैरह सब कुछ छोड़ दिया।
घर पे रहने लगा, बच्चा पालने लगा। यह बात जैसे ही गीतांजलि को पता चला कि पुष्कर आया है शहर में और बच्चा लेके आया है, अकेले है और उसके घर वालों ने ऐसा ऐसा उसकी बहन के साथ किया, तो वह बहुत रोई और वह रोज पुष्कर से मिलने लगी, उस बच्चे से मिलने लगी, बच्चा का केयर करने लगी। वह सोच रही थी कि मैं अपनी बहन की जगह ले लूं, लेकिन पुष्कर बार बार मना कर दे रहा था। एक दिन गीतांजलि बहुत गुस्साई और अपनी दिल की सारी भड़ास पुष्कर के ऊपर निकाल दी और बोली कि मेरी बहन तो इस दुनिया में नहीं रही और तुम मुझे अपनाओगे नहीं, बताओ मैं क्या करूं। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, कॉलेज के टाइम से प्यार करती हूँ, बट तुमने कभी नोटिस नहीं किया। मैं तुमको इतने दर्द में नहीं देख सकती और खास करके इस बच्चे को तो बिल्कुल भी नहीं। मान लो कोई और औरत आएगी तुम्हारी जिंदगी में तो वह उस तरह से प्यार नहीं करेगी जिस तरह से मैं इस बच्चे को करूंगी। एक काम करो, प्लीज मुझसे शादी कर लो। पुष्कर रो रहा था और बोला कि नहीं, यह संभव नहीं है, मैं अंजलि की जगह किसी को नहीं दे सकता। यहाँ गीतांजलि घुटनों के बल आकर उसने पुष्कर को बोला कि मैं अपनी बहन की जगह कभी नहीं लूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की परवरिश करूंगी, मुझे अपना लो। पुष्कर बोला कि ठीक है, एक काम करो, तुम अपने घर वालों से बात करो, अगर घर वाले रेडी हो जाएंगे देन मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गीतांजलि ने कहा कि नहीं, घर वाले नहीं मानेंगे। अगर घर वालों को पता चलेगा कि आपके घर वालों ने मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा किया है तो मुझे कतई नहीं भेजेंगे आपके पास, हम लोगों को मंदिर में या फिर कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा। पुष्कर रेडी हो गया, उसने बोला कि नहीं, मैं कोर्ट में शादी नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार मैं कोर्ट गया था, इस बार मैं मंदिर में शादी करूंगा और तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। तुम सिर्फ बच्चे की केयर करना, मेरे से उम्मीद मत रखना, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मैं ऐसा ही रहूंगा। यहाँ पर पुष्कर और गीतांजलि दोनों ने शादी किया मंदिर में और डायरेक्ट गीतांजलि गई अपने घर। उसने सारे लोगों को पूरी सच्चाई बताई कि मैंने शादी कर लिया है और मैं पुष्कर के साथ ही रहूंगी, बच्चे का केयर करूंगी। तो गीतांजलि के घर वाले बहुत ज्यादा गुस्साए और उन्होंने गीतांजलि को घर से बाहर निकाल दिया और बोला कि जाओ, तुमको जहाँ जाना है जाओ, लेकिन हमारे घर लौट के मत आना। गीतांजलि के घर वाले नाराज तो थे ही, बट धीरे धीरे वे टाइम के साथ मान गए। गीतांजलि का अपने मैं का आना जाना लगा रहा और जो छोटा वाला बच्चा था वह भी अपने नाना नानी के साथ खुश रहने लगा। इधर 6-7 महीना बीत चुका था। जो पुष्कर था वह ऑफिस भी जाता था। धीरे धीरे एक ही कमरे में रहने की वजह से ये दोनों नजदीक आने लगे। धीरे धीरे पुष्कर को प्यार होने लगा गीतांजलि से। गीतांजलि तो चाहती थी कि वह अपना ले, लेकिन पुष्कर ही अपना कदम पीछे रखता था। लेकिन धीरे धीरे क्लोज आने लगा, मानो कि सब कुछ सही होने लगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन दोनों की जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। गीतांजलि की माँ बहुत खुश थी। वह अपनी बेटी को बोलती थी कि दामाद जी को मनाओ, उनको अपने वश में करो, क्योंकि ऐसे रहना ठीक नहीं है, मुझे दामाद का दुख देखा नहीं जाता। दोस्तों, सब कुछ सही चलने लगा। पुष्कर और गीतांजलि पास में आने लगे, तभी इन लोगों को दीवार पे एक परछाई दिखाई दिया। गीतांजलि परछाई देखते से ही समझ गई कि उसकी बहन की है। वह डर गई और लगी पूछने कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम क्या चाह रही हो। तभी वह परछाई सामने आके खड़ी हो गई और उसने बोला कि मेरे पति से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोस्तों, गीतांजलि ने अंजलि को जैसे ही देखा बहुत रोई और बहुत तरह के सवाल पूछे और अंजलि सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोल रही थी कि मेरे पति से दूर रहो। गीतांजलि ने समझाने की कोशिश किया कि देखो, ऐसा संभव नहीं है, वे मेरे भी पति है, मैंने भी शादी किया है, अब तो तुम इस दुनिया में नहीं हो, तो तुम ऐसा क्यों चाह रही हो, भूल जाओ, हमें माफ कर दो। लेकिन अंजलि बोलने के लिए तैयार नहीं थी और तभी अचानक से पुष्कर की नींद खुली तो उसने सामने अंजलि को पाया तो वह भी रोने लगा और रोते रोते उसने कहा कि अंजलि तुम छोड़ के क्यों चली गई। तो अंजलि ने बोला कि जो भी हुआ वह तो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मेरी बहन से दूर रहो वरना मैं इसे मार दूंगी। तो पुष्कर ने बोला कि देखो, तुम जीवित होती तो मैं दूर रहता, लेकिन अब ये मेरी बीबी है, मैं इससे दूर नहीं रह सकता क्योंकि इसका भी तो मेरे पे हक बनता है और मुझे मेरे हक देने से मत रोको। यहाँ पर अंजलि ने कोशिश किया गीतांजलि को मारने के लिए, लेकिन पुष्कर ने बचा लिया। पुष्कर बोला कि हाँ ठीक है, मैं दूर रहूंगा, मैं कभी भी कुछ भी नहीं करूंगा, तुम इसे छोड़ दो।
इतना सुनने के बाद से अंजलि की जो आत्मा थी वह गायब हो गई। यह घटना गीतांजलि ने अपनी माँ को बताया तो गीतांजलि की माँ को सब कुछ समझ में आ गया। तो उन्होंने अपनी बेटी और दामाद को लेकर एक तांत्रिक के पास गए और उन्होंने दिखाया। तो तांत्रिक ने बोला कि हाँ, अंजलि की आत्मा भटक रही है और वह आज भी पुष्कर से प्यार करती है। वह नहीं चाहती कि गीतांजलि कुछ भी करे। तो आप लोग एक काम कीजिए, उस घर को हम बांध देते हैं और गीतांजलि को ताबीज देते हैं। यह हमेशा पहन के रहेगी तो सब कुछ सही रहेगा। टाइम के साथ साथ आत्मा भी इन दोनों का रिश्ता अपना लेगी। जैसा तांत्रिक ने कहा वैसा ही हुआ। आगे चलकर गीतांजलि और पुष्कर साथ में रहने लगे। इन दोनों में भी प्यार हो गया और गीतांजलि से एक बहुत ही प्यारी बेटी हुई। और पहले से पुष्कर को एक बेटा था अंजलि से। ये दोनों बच्चे साथ में रहने लगे और जो आत्मा थी वह आगे चलकर समझ गई कि मेरी जो बहन है वह मेरे बच्चे का ध्यान रखती है, इसीलिए आत्मा ने माफ कर दिया और वह इन दोनों की दुनिया से चली गई। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा खतरनाक और एक हटके आत्मा की कहानी। एक ऐसी आत्मा जिसने दुनिया बहुत ही दर्दनाक तरीके से छोड़ी, लेकिन जब उसकी आत्मा लौटी उसने पूरे घर वालों को तबाह कर दिया। वह आत्मा एक अलग रूप में आई और उसने सबका जीना हराम कर दिया। लोग बताते हैं कि उस आत्मा का कहर इतना ज्यादा हो गया था कि गांव वाले पूरे डरते थे। गांव वाले बहुत तरह के उपाय करते थे उससे बचने के लिए। तो चलिए बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में उस आत्मा के साथ क्या हुआ जो उसने इतना भयानक रूप लिया। दोस्तों, आज की जो भूतिया कहानी है यह कुखुंदू नाम के एक गांव की सच्ची घटित कहानी है। यह कहानी आज से करीबन 45 से 50 साल पहले की कहानी है। मेरी बुआ बताती हैं कि उनके पड़ोस में एक चाची सास लगती है, उनके साथ बहुत बड़ा भूतिया कांड हो गया। बुआ ने बताया कि उनके जो चाचा ससुर हैं उनका नाम था जयराम। अभी वह इस दुनिया में नहीं है। उनकी वाइफ जो थी उनका नाम था ललिता और इन दोनों की शादी को करीबन 10 से 11 साल बीत चुके थे, लेकिन इनको कोई भी बच्चा नहीं था। पूरे घर वाले और गांव वाले ललिता को बहुत ज्यादा ताना मारते थे, उसका जीना हराम किया हुआ था। वे लोग उसे चैन से जीने नहीं देते थे। और जो ललिता की सास थी वह ललिता को बोलती थी कि अगर इस साल तुमको बच्चा नहीं हुआ तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूंगी। ललिता सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करती थी। वह मैके भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके जो मैके वाले थे वह बहुत ज्यादा गरीब थे और वह लोग ललिता को रखते नहीं, इसीलिए उसके पास मजबूरी थी कि ससुराल में ही मुंह बंद करके जीना और वहीं पे रहना। धीरे धीरे टाइम कटा और ललिता के ससुराल वालों को ऐसा लग गया कि अब यह औरत कभी भी मां नहीं बन सकती। फिर उन लोगों ने क्या किया कि जयराम की शादी एक नई लड़की से करा दिया। जो लड़की आई थी घर में दुल्हन बन के, उसका नाम था मालती। मालती भी एक गरीब परिवार से थी, लेकिन मालती का जो नेचर था वह काफी अच्छा था। दोस्तों, धीरे धीरे समय कटा और जो मालती थी वह ललिता को अपना ली। ललिता ने भी धीरे धीरे प्यार वगैरह दिखाना स्टार्ट कर दिया मालती को। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। मालती की शादी को लगभग 7-8 महीने हो चुके थे और एक दिन घर वालों को पता चला कि वह मां बनने वाली है। जो घर वाले थे उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। घर वाले बहुत ज्यादा खुश हुए और घर वालों ने बहुत ज्यादा लाड दुलार प्यार वगैरह देना स्टार्ट कर दिया मालती को। यहाँ पे ललिता को सारे लोगों ने इग्नोर किया और यह बात ललिता को अच्छी नहीं लगी। वह घर वालों की सेवा
करती थी, प्लस अपनी सौतन की भी सेवा करती थी, लेकिन लोग उसको भाव नहीं देते थे। ललिता का पति जयराम वह भी अपनी पहली वाली वाइफ को बिल्कुल भी नहीं पूछता था, उसने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। हाँ, धीरे धीरे समय कटा और मालती ने एक बहुत ही सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। जो बच्चा था वह लड़का था। इस चीज को लेके घर वाले बहुत खुश थे, पूरे गांव में मिठाई वगैरह बांटा गया, गांव वाले भी खुश थे। लेकिन जो ललिता के ऊपर बीत रही थी वह किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जो छोटा वाला बच्चा था उसका नाम इन लोगों ने लड्डू रखा प्यार से, क्योंकि वह गोल मटोल था ही लड्डू जैसा, इसलिए। और वह बच्चा करीबन साल या 1.5 साल का ही हुआ था कि उसकी जो माँ थी मालती, वह दोबारा गुड न्यूज देती है घर वालों को। अब यहाँ पे घर वाले बहुत खुश, घर वाले तो उम्मीद पाल रहे थे कि इस बार भी लड़का होगा, क्योंकि घर वालों को लड़की नहीं चाहिए थी। पहले के समय में लोग क्या सोचते थे कि लड़का हो चल जाए, किसी को भी लड़की नहीं चाहिए थी। यहाँ पे मालती बोलती थी कि एक लड़का है, एक लड़की हो जाए तो अच्छा रहे, लेकिन उसका कोई सुने तब तो। घर वाले बोलते थे कि अपने मुंह से तुम यह शब्द कभी भी मत निकालना, अगर लड़की हुई तो उसे हम घर में रखेंगे नहीं, उसे उठा के फेंक देंगे। इतना कुछ सुनने के बाद से मालती जो थी वह भगवान के पास जाके प्रेयर करती थी, भगवान लड़का ही देना, ऐसा ना हो कि बेटी हो जाए और उसके साथ सचमुच में इन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा किया तो यह ठीक नहीं होगा। मालती ने जैसा सोचा था और जैसा प्रार्थना किया था हूबहू आगे चल के वैसा ही हुआ। मालती ने एक और बेटे को जन्म दिया। घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे और गांव में ढोल तासे जो होते हैं ना वो बजवाया, मिठाई बंटवाया, मतलब सब कुछ सही चल रहा था। दोस्तों, गांव में एक नियम है, जो भी औरत बच्चे को जन्म देती है वह एक कमरे में रहती है और उस कमरे के बाहर आग जला के रखा जाता है ताकि कोई भी आत्मा उस कमरे में प्रवेश ना करे। और वह औरत और वह बच्चा जो न्यू जन्म लिया होता है बच्चा, वह बच्चा अंदर इसलिए रहता है ताकि वह पवित्र नहीं होता है। वह दोनों लोग जिस दिन उस कमरे से बाहर निकलेंगे, नहाएंगे धोआएंगे, उसके बाद बाकी कमरे में घूम सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा नियम है। तो यहाँ पर 1 सप्ताह या 10-15 दिन के लिए कुछ ऐसा बोल लो, उन दोनों यानी कि मालती को और जो न्यू वाला बच्चा था, दोनों को उस रूम में रखा गया था। मालती जो थी वह बच्चे को जन्म देने के बाद से उसने अपने शरीर से बहुत सारे ब्लड खो दिए थे, यानी कि बहुत सारा ब्लीडिंग वगैरह हुआ था। उसका जो शरीर था ना वह कमजोर हो गया था। और पहले के समय में लोग जल्दी से डॉक्टर को नहीं दिखाते थे। पहले के समय में कुछ भी हुआ ना तो घरेलू इलाज कर लिया या फिर किसी से पूछ के कुछ खिला पिला दिया ताकि लोग स्वस्थ हो जाए, डॉक्टर में विश्वास नहीं करते थे। तो मालती के यहाँ भी कुछ ऐसा ही चीज था। लोगों ने मालती का इलाज नहीं करवाया। मालती बहुत ज्यादा परेशान थी। वह बोलती थी अपने पति को, सास को, कि प्लीज मुझे डॉक्टर से दिखाइए वरना मैं बचूंगी नहीं, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन ध्यान रखेगा, मुझे डॉक्टर को दिखाइए, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन घर वाले कभी भी उसकी बात नहीं सुने। खास करके मालती की जो सास थी वह थोड़ी कड़क थी। वह बोलती थी कि तुमने तो सिर्फ 2 ही बच्चे को जन्म दिया है, मैंने तो 6-7 बच्चों को जन्म दिया है, मेरे साथ कहाँ समस्या है, सबके साथ ऐसा होता है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, बस यही बोल के वह चलाती थी। दोस्तों, ऐसे ही 1-2 दिन बीता था कि एक दिन मालती के पेट में बहुत तेज का दर्द हुआ और वह दर्द से बहुत ज्यादा छटपटा रही थी। छटपटाते छटपटाते उसने कुछ ही समय में दम तोड़ दिया। फिर पूरे घर में रोना पीटना वगैरह स्टार्ट हो गया, क्योंकि घर का एक सदस्य चला गया था और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। इस चीज को लेके घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन घर वाले करे तो करे क्या, अब तो इंसान इस दुनिया में है नहीं। उन लोगों ने बॉडी को उठाया और शमशान घाट में ले जाके जो भी आगे का प्रोसेस होता है वह सब कुछ किया। और घर पे जो दोनों बच्चे थे उनका पालन पोषण वगैरह जो भी था वह ललिता के सर पे आ गया था और ललिता ही करती थी। घर वाले उम्मीद लगा रहे थे कि ललिता उन बच्चों को
अपना लेगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही, ललिता ने उसे अपने बच्चे की तरह लालन पालन पोषण वगैरह स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे कुछ ही महीने कटे थे कि ललिता की बॉडी पे एक आत्मा आने लगी और वह ललिता बहुत ज्यादा खेलने लगी, मतलब बाल वगैरह खोल लेती थी और अजीब तरह के व्यवहार करती थी। घर वालों को बोलती थी कि मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, वरना मैं शांत नहीं होऊंगी। उसके ना अलग अलग टाइप के डिमांड थे और घर वाले इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान थे। छोटे मोटे तांत्रिक से दिखाते थे ललिता को तो ललिता नॉर्मल हो जाती थी। फिर कुछ समय बाद दोबारा वह आत्मा ललिता को पकड़ लेता था। इसके आगे हुआ क्या कि धीरे धीरे समय कटा। कुछ ही महीनों में ललिता भी कमजोर होकर दुनिया छोड़ दी। अब वह आत्मा घर के किसी और मेंबर पे आने लगा और लोगों को उल्टा सीधा वगैरह बोलना स्टार्ट कर दिया। जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका लालन पालन पोषण जो भी होता है वह उनकी दादी करने लगी। एक दिन की बात है, किसी अच्छे तांत्रिक ने उस आत्मा को पकड़ा और पूछा कि तुम कौन हो और यह सब क्यों करती हो, आखिर तुमको क्या चाहिए बताओ, कैसे शांत होगी। तब उस आत्मा ने बताया कि मेरा नाम मालती है और मैं इस घर के लोगों को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मैं यहीं पे रहूंगी और अपने बच्चे का जो भी पालन पोषण है अपनी आंखों से देखूंगी। अगर मेरे बच्चे को किसी ने डांटा, किसी ने मारा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ इसी काम से इस दुनिया में लौटी हूँ। यहाँ पे तांत्रिक ने सवाल किया कि ठीक है, जो भी तुम्हारे बच्चे को परेशान करेगा तुम उसको परेशान करोगी, यह तो समझ में आता है, लेकिन तुमने ललिता को क्यों मारा, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तब मालती की आत्मा ने बोला कि ललिता को मारने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उस औरत ने मेरे खाने में कुछ मिला दिया था। जिस चीज को मैंने खाया मेरे पेट में दर्द उठा और मैंने दुनिया छोड़ा, क्योंकि उस औरत को मुझसे बहुत ज्यादा परेशानी थी। वह नहीं चाहती थी कि घर वाले मुझ पे लाड़ दुलार प्यार वगैरह लुटाए, वह अंदर ही अंदर जलती थी। उसने यह चीज किया था, यानी कि मुझे कुछ खिलाया था, इसकी वजह से मैंने उसको मारा और मैंने उससे बदला लिया है। अगर घर वाले मुझे या फिर मेरे बच्चे को परेशान करेंगे तो मैं घर वालों को नहीं छोड़ूंगी। यह बोलने के बाद से वह आत्मा उड़ गई। जिस इंसान के अंदर आई थी और खेल रही थी उस इंसान के शरीर को छोड़ के वह उड़ गई और तांत्रिक उस आत्मा को पकड़ नहीं पाया। जो तांत्रिक था उसने क्या किया कि घर के सारे मेंबर को ताबीज दे दिया ताकि आत्मा दोबारा किसी और की बॉडी पे न आए। फिर उस दिन के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया। गांव के लोग जो थे उन लोगों को पता चल गया था कि इनके घर पे आत्मा है और आत्मा आती है, ऐसा ऐसा है, क्योंकि ये सारी चीजें छुपाने से भी नहीं छुपती है। बच्चे जो थे छोटे वाले वह धीरे धीरे बड़े होने लगे। जो बड़ा वाला बच्चा था शायद 3 साल का हो गया था, जो गोद में था वो भी साल 1.5 साल का हो गया था। और यहाँ पे जयराम की जो माँ थी वह बीमार रहने लगी थी। उनसे ना बच्चों का लालन पालन नहीं हो पाता था, इसीलिए उन्होंने मालती की छोटी बहन कलावती थी उसके पास खबर भिजवाया, यानी कि उसके यहाँ खबर भिजवाया कि अभी आप लोगों ने कलावती की शादी नहीं किया है तो जयराम से शादी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग का मानना है कि जो बच्चा है इसकी परवरिश इसकी मौसी के अलावा कौन करेगा। जो मौसी होती है वह बच्चों को एकदम से माँ की तरह प्यार करती है, वही अपना पाएगी। अगर कोई और औरत आती है जयराम की पत्नी बन के तो वह इन बच्चों को नहीं अपनाएगी, तो बेहतर है कि कलावती शादी कर ले। यहाँ पर कलावती के घर वाले मान जाते हैं क्योंकि वे लोग गरीब थे और जो जयराम की फैमिली थी वह ठीक ठाक थी, इसीलिए उन लोगों ने कलावती की शादी जयराम से कर दी। जयराम की तीसरी बीवी थी कलावती और कलावती शादी करके जब आई तो उसको नहीं पता था कि उसकी बहन की आत्मा इस घर में रहती है और लोगों को परेशान करती है। लोगों ने उसके लिए ताबीज भी नहीं बनवाया था, लोग भूल चुके थे क्योंकि कुछ समय बीत गया था ना, तो आत्मा के बारे में उतना लोगों के अंदर ना मतलब ध्यान नहीं था। लोगों ने इस चीज को नॉर्मल लिया और उन लोगों ने बात विचार भी कभी किया था कि क्या कर लेगी, बहन है, बहन के ऊपर तो नहीं आएगी ना, आत्मा को तो इतना सेंस होगा ही, मतलब कुछ इस टाइप की चीजें थी।
धीरे धीरे समय बीता और कलावती भी प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन की बात है, कलावती का जो बच्चा था वह खराब हो गया। अब घर वालों को ऐसा लगा कि किया धरा आत्मा का है। लोगों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक से पूछा तो तांत्रिक ने बोला कि हाँ, आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं, जो कुछ भी हुआ है उस आत्मा ने किया है। अब आत्मा किसी के हाथ लगे तब तो कोई उससे सवाल जवाब करे। जो आत्मा थी वह किसी के हाथ लगती नहीं थी। फिर तांत्रिक ने कलावती को भी ताबीज पहना दिया। दोस्तों, कलावती जो थी वह हमेशा ताबीज पहन के रहती थी, मतलब घर में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, इसके बावजूद भी कलावती के बच्चे नहीं हो रहे थे। उसके ना 4-5 बच्चे पता नहीं कैसे खराब हो गए थे। मतलब कुछ साल बीत गया था और 10-12 साल बाद शायद जयराम का एक्सीडेंट हो गया और जयराम दुनिया छोड़ दिया। उसके बाद कलावती जो थी वह विधवा हो गई और उसने उन दोनों छोटे बच्चों का पालन पोषण वगैरह किया और जो आत्मा थी वह उस घर में दोबारा नहीं आई, मतलब किसी के ऊपर नहीं आई, क्योंकि सारे लोगों ने ताबीज पहन के रखा हुआ था। प्लस कलावती का तो पति था ही नहीं, तो वह दोबारा माँ बन नहीं सकती थी, इसीलिए उसने अपने बहन के बच्चों को अपना लिया और वही बच्चे कलावती का देखरेख वगैरह आगे चल के किए। जो आत्मा थी वह कहाँ चली गई किसी को कुछ भी पता नहीं, लेकिन गांव में ऐसी बातें होती हैं कि मालती की जो आत्मा थी उसने अपने पति को मारा, इस चक्कर में मारा ताकि वह दोबारा बच्चा ना करे। अगर कलावती को बच्चा हो जाएगा तो कलावती शायद अपने बच्चे पे ज्यादा ध्यान दे और इन दोनों बच्चों को छोड़ दे। इसी की वजह से उसने कलावती को छोड़ के अपने पति को ही मार दिया। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, आत्मा के दिमाग में क्या था, वह क्या चाहती थी, कुछ भी नहीं पता, बस लोगों ने ऐसा बोला है। तो यह चीज मेरी बुआ जानती थी, उन्होंने मुझे यह चीज बताया था। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, मतलब आत्मा का किया धरा है या फिर ऐसे नॉर्मली एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने दुनिया छोड़ दिया? इस पे आपका क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ महाराष्ट्र की सच्ची घटित कहानी। हाँ जी, महाराष्ट्र में एक पेड़ पर एक इतनी विशाल आत्मा थी जिसको वहां से हटा पाना बहुत ही मुश्किल था और वह आत्मा गुस्से में आ गई तो उसने पूरा का पूरा घर एक बार में ही तबाह कर दिया। ये जो आत्मा थी वह नॉर्मल आत्मा नहीं थी। उसके सामने मामूली भूत, प्रेत, पिशाच, डायन सब फीके थे। ऐसी आत्माएं बहुत कम दिखाई देती हैं, लेकिन जिसको दिख जाए या फिर जिसने उस आत्मा का बुरा किया हो उसके साथ वह आत्मा इतना खतरनाक लेवल का काम करती है जिसके बारे में किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा। आज की जो कहानी है यह एक ब्रह्म आत्मा की कहानी है। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में एक फैमिली थी जो कि बहुत ही ज्यादा धनी थी और उस फैमिली का इकलौता वारिस जिसका नाम था चंद्रभान, वह बहुत ही ज्यादा पढ़ने लिखने में अच्छा था, बट उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वह चाहता था घूमना फिरना, अपनी जिंदगी ऐश में काटना, बट उसके फादर जो थे उन्होंने अपने बेटे के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा रखी थी। उन्होंने चंद्रभान को बता दिया था कि देखो बेटा, तुमको सारी फैसिलिटीज उस दिन मिलेगी जिस दिन तुम कुछ अच्छा कर लोगे अपनी लाइफ में। चंद्रभान ने अपने पिता को जवाब दिया और बोला कि मुझे कुछ करने की क्या जरूरत है, हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर लेता हूँ क्योंकि अभी मैं यंग हूँ और आगे चल के मैं आपका बिजनेस ज्वाइन कर लूंगा, मुझे कुछ अलग करने की क्या जरूरत है। लेकिन चंद्रभान के जो पिता थे वे अपने फैसले पे अड़े रहे। उन्होंने अपने बेटे को लंदन भेज दिया ग्रेजुएशन करने के लिए। चंद्रभान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह लंदन चला गया और उसकी मुलाकात लंदन में एक सुष्मिता नाम की लड़की से होती है।
सुष्मिता इंडिया की रहने वाली थी और यह एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और इन लोगों ने शादी करने का फैसला किया। बट चंद्रभान के जो पिता थे उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, जब तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम ये सब नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों ने छुप के, किसी को बताया नहीं, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में ही शादी कर लिया, क्योंकि इन दोनों को साथ में रहना था और ऐसे तो रह नहीं सकते। शादी हो जाने के बाद से दोनों ने वहां ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से वे चले गए अमेरिका आगे की पढ़ाई करने के लिए। इधर चंद्रभान के पापा बहुत ज्यादा नाराज थे बेटा से, क्योंकि उनको बाद में पता चल गया था कि सुष्मिता से शादी हो गई है। चंद्रभान की माँ अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिस करती थी और उन्होंने फोन करके बोला कि बेटा तू इंडिया लौट आ। चंद्रभान अपने पिता से नाराज था, इसलिए उसने बोला कि मैं इंडिया नहीं आऊंगा। अगर मैं इंडिया आऊंगा तो पापा के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा, तो बेहतर है कि मैं यहाँ पे खुश हूँ। चंद्रभान को 2 बच्चे थे। बेटा जो था वह 5 साल का था, बेटी 3 साल की थी। इनकी जो फैमिली थी कंप्लीट थी, अच्छी थी, अमेरिका में रह रहे थे। दोस्तों, कुछ महीनों बाद चंद्रभान के पिता बीमार पड़ जाते हैं और चंद्रभान की जो माँ थी वह अकेले पड़ गई थी। इसीलिए उन्होंने फोन करके अपने बेटे को बोला कि बेटा तू आजा, हमारे पास आजा, तू हमारा इकलौता सहारा है। तेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है और उनका क्या होगा मुझे पता नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे ही चंद्रभान ने यह सारी बातें सुनी, वह अपनी पूरी फैमिली को लिया और इंडिया पहुंचा। जैसे ही चंद्रभान इंडिया पहुंचा, वह सबसे पहले अपने पिता के पास गया और जाके उनसे माफी मांगा और उसने बोला कि आप हमेशा से सही थे, आपने मुझे अच्छी चीजें सिखाई, बट मैं पैसे की लालच में और दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के लिए मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आज मेरे 2 बच्चे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पिता उस समय सही थे, मैं ही आपको नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर बाप और बेटा दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और सब कुछ सही हो जाता है। चंद्रभान के पिता डिस्चार्ज होके घर पे आ जाते हैं। फिर उन्होंने अपनी घर की सारी चीजें चंद्रभान को सौंप दी, अपना बिजनेस भी दे दिया और बोला कि बेटा तुझे अमेरिका जाके रहने की जरूरत नहीं है, बुढ़ापे में मैं तेरे बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ, तो बेहतर होगा कि तू मेरा बिजनेस संभाल ले। चंद्रभान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वह अमेरिका नहीं जाना चाहता था अपनी फैमिली को छोड़ के, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वह अपने फादर का बिजनेस ज्वाइन करेगा। अगले दिन से चंद्रभान ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया। उसने अपने फादर के सारे प्रोजेक्ट देखे। प्रोजेक्ट तो काफी अच्छा था, बट वह उनमें और कुछ ऐड करना चाहता था। तो उसने विचार किया कि मैं एक बहुत बड़ा सोसाइटी बनाऊंगा जिसमें क्लब होगा, गार्डन होगा, फुटबॉल खेलने के लिए बहुत बड़ा गार्डन होगा, स्पेस होगा, हॉस्पिटल होगा, बैंक होगा, मॉल होगा, सारी चीजें एक ही जगह पे होंगी और वह अपार्टमेंट अच्छे प्राइस में बिकेगी। चंद्रभान अपने प्रोजेक्ट का ख्वाब देखा, उसको सब कुछ हकीकत नजर आ रहा था। उसने जमीनें भी खरीदी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए। सब कुछ सही चल रहा था। उसने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई आने वाले सालों में, क्लब हाउस बनाया, सब कुछ बनाया। आखिर में चलकर 2 बिल्डिंग्स बच गई थी उसके प्रोजेक्ट का, जो कि बना नहीं था। उसने विचार किया कि उन बिल्डिंग्स को भी बना देते हैं, जिस तरह से ये सारे अपार्टमेंट बिके हैं उस टाइप से वो भी बिक जाएगी और उसको प्रॉफिट काफी ज्यादा अच्छा हो रहा था। चंद्रभान को थोड़े ही समय में बहुत सारे लोग जानने लगे थे, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत किया था और उसका सेल वगैरह भी अच्छा चल रहा था, हो रहा था। चंद्रभान अपने इंजीनियर को बुलाता है और बोलता है कि यहाँ पर काम क्यों नहीं स्टार्ट हुआ, क्यों इतना समय लग रहा है, ये बिल्डिंग कब बनेगी, सारी चीजें कंप्लीट हो गई है, बस यही 2 बिल्डिंग्स रह गई हैं, तो प्लीज काम स्टार्ट कीजिए। जो इंजीनियर थे उन लोगों ने चंद्रभान को बोला कि देखिए सर, हम लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन यहाँ पर बिल्डिंग बन पाना पॉसिबल नहीं है।
दो रीजन है। पहला कि ये जो विशाल पेड़ है यहाँ पर जो कि बिल्डिंग के बीच में आ रही है उसको काटना पड़ेगा, और जब जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं काटने के लिए तो वहां से अजीब तरह की आवाजें आ रही है और वह पेड़ कट नहीं रहा है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अगर हम लोग पेड़ छोड़कर बिल्डिंग बनाए तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पेड़ है वो बीचों बीच आ रहा है, तो बिल्डिंग्स अच्छे नहीं बनेंगे तो बिकने में प्रॉब्लम होगी। यह सुनने के बाद से चंद्रभान का दिमाग ठनक गया। उसने बोला कि ऐसा कैसे, कितनों भी विशाल पेड़ है, काटोगे तो कट जाएगा, हमारे पास तो बहुत तरह के हथियार हैं, इसको काटो, अगर नहीं कट रहा है तो कुछ एडजस्टमेंट करो, इसको हटाओ, इसको एकदम जड़ से उखड़वा के फेंक दो। मतलब चंद्रभान का जो पारा था बहुत ही ज्यादा गर्म था। वह अपने एम्प्लॉई पे, इंजीनियर पे, वर्कर सब पे चिल्लाया और बोला कि मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम लोगों को इस पेड़ को काटना पड़ेगा। यहाँ पर इंजीनियर लोगों ने जवाब दिया कि ठीक है सर, काट देंगे, आप जाइए। चंद्रभान घर आया, उसके बाद से इंजीनियर और भी वर्कर सारे लोग मिलके उस पेड़ को काटने गए। पेड़ जो था वह कट नहीं रहा था, अंदर से अजीब तरह की आवाज आ रही थी। ये सारे डर के मारे उस पेड़ के पास से भाग गए। अगले दिन चंद्रभान को पता चलता है कि पेड़ नहीं कटा, वैसे के वैसे ही पड़ा है, तो वह गुस्से में गया और अपने एम्प्लॉय को डांटा, साथ में वर्कर को भी डांटा और बोला कि तुम लोग दुनिया के इकलौते वर्कर नहीं हो, हम किसी और को बुला लेंगे, तुम लोग हटो, अगर तुम लोगों से नहीं हो रहा है तो मशीन लाओ, मैं खुद काटूंगा। वर्कर डरते डरते मशीन चंद्रभान के हाथ में दे दिए और बोले कि सर, हम लोगों से नहीं हो पा रहा है, अगर हम जीवित रहेंगे तो बहुत काम मिल जाएगा, आप खुद देख लीजिए। यह सुनने के बाद से चंद्रभान बहुत ही ज्यादा गुस्से में हुआ और उसने मशीन उठाई, काटना स्टार्ट कर दिया। उसने बहुत बार कोशिश किया लेकिन कट नहीं रहा था, तो उसने दिमाग लगाया कि जो पेड़ है उसको मैं बीच से काटता हूँ, नीचे से तो नहीं कट रहा। चंद्रभान की मर्जी थी कि नीचे से पेड़ को हम काटते हैं, जो मिट्टी में जड़ रहेगा उसको हम उखड़वा देंगे, लेकिन जहां से वह काट रहा था वहां से पेड़ नहीं कटा। फिर उसने दिमाग लगाया कि थोड़ा ऊपर से काटते हैं, हो सके नीचे का जो जड़ है वो मजबूत होगा, मतलब जड़ के ऊपर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, तो वह मजबूत होगा। इसने यह सोच के उसने पेड़ को बीच से काटना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर पेड़ भी कटने लगा। कुछ समय बाद पेड़ कट के नीचे गिर गया। चंद्रभान की हालत बहुत खराब थी क्योंकि विशाल पेड़ था भाई, उसको काटने में बहुत दम लगा। उसके बाद उसने वर्कर लोगों को बोला चिल्लाते हुए कि इस गंदगी को साफ करो, यहाँ से ये जो पेड़ गिरा है इसे हटाओ, एक पेड़ की वजह से मैं अपना प्रोजेक्ट बंद नहीं कर सकता। तुम गरीब लोग क्या जानो कि कितना प्रॉफिट होगा, अगर यह पेड़ हट जाए तो मुझे बहुत कमाई होने वाली है। चंद्रभान के अंदर शांति हो गई थी क्योंकि पेड़ कट चुका था। चंद्रभान ने इंजीनियर लोगों को बोला कि देखो, ये जो पेड़ धसा हुआ है इसको मशीन बुलाओ और पेड़ का जड़ उखड़वाओ और फेंको, ये काम आज का आज हो जाना चाहिए। यह बोलकर वह घर आ गया। इंजीनियर सब बहुत ज्यादा कोशिश किए सब कि निकल जाए जड़, लेकिन जड़ निकला नहीं। जो पेड़ गिरा था कट के नीचे वो भी उठ नहीं पाया। इंजीनियर हार गए, वर्कर हार गए, सब हार गए। सारे लोगों ने उस पेड़ को वहीं छोड़ दिया, उसके बाद अपने अपने घर चले गए। दोस्तों, जो इंजीनियर थे उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि चंद्रभान को फोन करे और बताए कि सर पेड़ वहां से नहीं हटा है, ना ही जड़ उखड़ा है। वह सब शांत हो गए। उन लोगों को पता था कि कल बॉस आएंगे तो हमें नौकरी से निकाल देंगे। सारे लोग टेंशन में थे, जो वर्कर थे वे सब भी टेंशन में थे, इंजीनियर टेंशन में थे। इधर चंद्रभान रात में खाना वाना खाया और वह पेड़ के बारे में सोच रहा था कि कैसे एक पेड़ की वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई, कैसे एम्प्लॉई, वर्कर, इंजीनियर झूठ बोल रहे थे कि पेड़ नहीं कट रहा है, अकेले मैंने उस पेड़ को काटा, कैसे मुझसे कट गया, उनसे नहीं कटा। वे सारे ड्रामा कर रहे थे, सारे के सारे झूठे हैं, किसी एक को भी मैं काम पे नहीं रखूंगा, इन सबको हटाऊंगा, नई भर्ती करूंगा। यह सोचते सोचते चंद्रभान सो गया। अगली सुबह चंद्रभान को उसकी माँ की चीख सुनाई
दी। वह भागता हुआ अपने माँ के कमरे में पहुंचा तो उसने पाया कि उसके जो पिता थे वह अब इस दुनिया में नहीं है। चंद्रभान के पिता के साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया, पुलिस घर पे आई, छानबीन वगैरह स्टार्ट हुई तो पुलिस को एक हथियार मिला जिससे चंद्रभान के पिता का सर अलग धड़ अलग हुआ था और वह हथियार वहीं पे पड़ा था। पुलिस अपने तरफ से इंक्वायरी कर रही थी लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोस्तों, जिस दिन चंद्रभान के पिता के साथ यह हादसा हुआ था उस दिन चंद्रभान ऑफिस नहीं गया। वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वह सोच रहा था कि जिस इंसान ने किया है वह एक बार मेरे हाथ लग जाए, मैं उसका क्या करूंगा मुझे खुद नहीं पता। पूरा दिन कटा, रात हुई, रात में सारे लोग सोने के लिए चले गए। फिर अगली सुबह जब चंद्रभान सो के उठा तो वह सबसे पहले अपनी माँ को देखना चाहता था। वह अपनी माँ के पास गया तो उसने पाया कि जैसे उसके पिता का सर अलग धड़ अलग था वैसे ही उसकी माँ का सर अलग धड़ अलग और हथियार वहीं पे रखा हुआ है। उसने तुरंत फोन किया पुलिस को और पुलिस पे चिल्लाया और बोला कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कौन है जो ये सारी चीजें कर रहा है। यहाँ पर पुलिस और चंद्रभान दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन ऐसा कर रहा है। उन लोगों ने कैमरा भी चेक किया लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। चंद्रभान अपने माता और पिता को 2 दिन के अंदर खो दिया था। फिर वह अपनी फैमिली के साथ एक कमरे में बंद हो गया। रात में वह जगा रहा, वह सोच रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। यह सोचते सोचते वह सोफा पे सो गया और उसकी वाइफ और दोनों बच्चे बेड पे सोए हुए थे। अगले सुबह चंद्रभान की आंख खुली तो उसने पाया कि उसकी वाइफ के साथ वही हुआ है जो उसके माता और पिता के साथ हुआ है। यहाँ पर वह चिल्लाने लगा, एकदम पागलों जैसी हरकतें करने लगा, अपने दोनों बच्चों को सीने से लगाया और वह रूम छोड़ के भागा। इस घटना के बाद से उसने पुलिस को घर पे बुलाया और बोला कि हम सारे एक कमरे में थे, मैं काफी टाइम तक जगा रहा, मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा, कैमरे में भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी यह कैसे हो गया। यह सारी घटना पुलिस के दिमाग के परे थी। पुलिस वालों ने बोला कि देखिए आप एक काम कीजिए, आप तुरंत इस घर को चेंज कर दीजिए, आप दूसरे घर में चले जाइए, वहां पर हम 2-4 गार्ड छोड़ देते हैं जो कि देखरेख करेगा आप सभी का, और हम इन सारी चीजों की इंक्वायरी कर रहे हैं कि आखिर कौन कर रहा है। यहाँ पर चंद्रभान को यह आइडिया अच्छा लगा। उसने सोचा कि मैं ऑफिस में शिफ्ट हो जाता हूँ अपने बच्चों के साथ, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही हैं तो पता नहीं अगला कौन निशाना होगा। उसने गार्ड वगैरह सबको बोल दिया कि कोई भी सोएगा नहीं। उसने अपने बॉडीगार्ड को भी बोला कि सारे लोग पहरा देंगे, जितना होगा उतना मैं पैसा दूंगा, लेकिन किसी की भी आंख नहीं लगनी चाहिए। अगर मैं अगले दिन सुबह में कैमरे में देख लिया किसी को सोते हुए तो फिर वह समझ लेगा कि उसके साथ मैं क्या करूंगा। चंद्रभान अपने बच्चों को सोफा पे सुलाकर खुद चेयर पे बैठा रहा। चंद्रभान बहुत ज्यादा डर चुका था, उसको बहुत डर लग रहा था कि अगला कौन शिकार होगा, कौन कर रहा है ऐसा, मेरा तो कोई भी दुश्मन नहीं है। वह रात भर सोचते रहा। रात के करीबन 3:30 से 4 का समय हो रहा होगा। उस समय चंद्रभान को महसूस होता है कि कोई इंसान उसके तरफ चल के आ रहा है। उसने पीछे पलटा और देखा तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ एक परछाई दिखाई दी और उस परछाई के हाथ में हथियार था। चंद्रभान ने पूछा कि कौन हो तुम, क्या चाहते हो, लेकिन उस परछाई ने एक भी जवाब नहीं दिया। परछाई ने अपना हथियार उठाया और एक वार में ही चंद्रभान का सर अलग धड़ अलग और उसके बाद से वह परछाई गायब। अब चंद्रभान के फैमिली में कोई नहीं बच्चों के सिवा, तो बच्चों को देखेगा कौन, और पुलिस को भी ये सारी मैटर समझ में नहीं आ रहा था। चंद्रभान के ससुराल वालों को जब पता चला कि चंद्रभान के फैमिली के साथ ये सारी चीजें हो गई हैं, ना उसके माता पिता है, ना चंद्रभान है, ना सुष्मिता है, कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनके 2 बच्चे हैं जो कि ऑफिस में है, तो वे सारे लोग भाग के आए और बच्चों को गले से लगा के बहुत रोए। दोस्तों, सुष्मिता की जो माँ थी
उन्होंने दोनों बच्चों को लिया और अपने घर आ गई। सुष्मिता की माँ काफी समय से एक ही चीज सोच रही थी कि कैसे घर के लोग एक एक करके, वो भी एक सप्ताह के अंदर ही दुनिया छोड़ दिए। सबसे पहले घर का सबसे बड़ा सदस्य गया, फिर उसके बाद फिर उसके बाद फिर उसके बाद। इसका मतलब कि जो लड़का है जो कि 5 साल का है, इसकी बारी है। अब उनको ना धीरे धीरे महसूस होने लगा कि उनके यानी कि चंद्रभान के फैमिली ने किसी न किसी का कुछ तो बिगाड़ा है जो कि बदला लेने आ रहा है। सुष्मिता की जो माँ थी वे थोड़ा मोड़ा तांत्रिक वगैरह पे विश्वास करती थी, भूत प्रेत वगैरह पे विश्वास करती थी। फिर उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जो कि अच्छा खासा जानकार था। उससे उन्होंने सवाल किया कि आप इन दोनों बच्चों को देखिए और बताइए कि इसके पेरेंट्स के साथ क्या क्या हुआ। पुलिस भी हल नहीं निकाल पा रही है, कैमरे में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ना कुछ तोड़ निकाल देंगे। तांत्रिक जो था वह अपना समय लिया, जांच पड़ताल किया। उसके बाद सुष्मिता की माँ को बोला कि हाँ, आप सही सोच रही हैं, जो आप सोच रही हैं वैसा ही होगा। सुष्मिता की माँ थर थर कांपने लगी और रोने लगी और बोली कि नहीं, मेरी बेटी के ये आखिरी बच्चे हैं और मैं इनको नहीं छोड़ सकती, आप कैसो भी इन्हें बचा लीजिए। तांत्रिक बोला कि हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इनके पीछे कोई नॉर्मल आत्मा नहीं पड़ी है। नॉर्मल आत्मा होती तो उसको पकड़ना आसान है, बट इसके पीछे तो एक ब्रह्म राक्षस पड़ा है, क्या किया जाए। सुष्मिता की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रह्म राक्षस कैसे पीछे पड़ गया, आखिर क्या हुआ था। तांत्रिक ने इंतजार किया रात का कि वह ब्रह्म राक्षस आए बच्चे पे वार करने के लिए, देन पूछूंगा। तांत्रिक ने जैसा जैसा प्लान बनाया था वैसा वैसा हुआ। जो ब्रह्म राक्षस था वह आया उस बच्चे को मारने के लिए, उसके हाथ में हथियार था। तांत्रिक ने रोक दिया और उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बताइए मुझे। ब्रह्म आत्मा गुस्साते हुए बोला कि हट जा तांत्रिक, मेरे रास्ते में मत आ, जिसने मुझे परेशान किया है उसका पूरा का पूरा परिवार को मार के मैं दम लूंगा। तांत्रिक के बार बार सवाल करने पर ब्रह्म आत्मा ने बताया कि देखिए, मैं एक पेड़ में था, शांति से था, मैंने कभी भी किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं था। वहां पे बहुत तरह के लोग आते थे, उल्टी सीधी काम करते थे, फिर भी मैंने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन इस बच्चे के पिता जो कि चंद्रभान है, उस इंसान ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मुझे 2 हिस्सों में बांट दिया। मैं उस पेड़ पे था, सालों साल था, लेकिन इसके पिता ने मेरा सर अलग धड़ अलग कर दिया। मैं इसे नहीं छोड़ सकता, जैसे मैं तड़पा हूँ वैसे ये लोग तड़पेंगे। यहाँ पर तांत्रिक को सारा मुद्दा समझ में आया। उसने हाथ जोड़कर बोला ब्रह्म आत्मा को कि देखिए, इसमें इन बच्चों की क्या गलती है, जिसने गलत किया था आपने उसको तो सजा दे दिया, इन्हें माफ कर दीजिए, प्लीज जाने दीजिए। बच्चे ना निर्दोष हैं, इनको कुछ भी नहीं पता, अब बहुत ही छोटे बच्चे हैं, आपको क्या मिलेगा, आप लोग तो माफ कर देते हैं ना। ब्रह्म आत्मा बहुत ही गुस्से में था, उसने बोला ना, बिल्कुल भी नहीं। तब तांत्रिक ने अपना दिमाग लगाया और बोला कि देखिए, आप हमारे साथ चलिए, मैं आपको एक नया स्थान दे देता हूँ, आप वहां पर अपना बसेरा जमाइए, इनको जाने दीजिए, माफ कर दीजिए। तांत्रिक के बार बार मनाने के बाद से और एक नया स्थान देने की बात से जो ब्रह्म राक्षस था, ब्रह्म आत्मा जो था, वह शांत हो गया। उसने बोला कि ठीक है, अगर तांत्रिक तुम अपने बात पे नहीं अड़े, अगर तुमने मुझे नया स्थान नहीं दिया तो मैं इन बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक जो था वह ब्रह्म आत्मा को लेके गया एक नए जगह पे, वहां पर उनको स्थान दिया। तब जाकर वह ब्रह्म राक्षस, जिसको ब्रह्म आत्मा बोल रही हूँ मैं, वह शांत हुआ। इधर ये दोनों बच्चे सही सलामत रहे और उनकी परवरिश सुष्मिता की माँ ने किया। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हरियाणा की सच्ची घटित कहानी। ये जो भूतिया कहानी है, यह हाल फिलहाल यानी कि 4 से 5 वर्ष पहले की घटना है। आज की जो स्टोरी है यह आपकी रूह कपा देगी। तो चलिए बिना देर किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के एक छोटे से गांव में तुलिका नाम की लड़की थी, जिसका एज मात्र 18 साल का था और वह अपनी दादी के साथ रहती थी।
उसके माता और पिता उसके बचपन में ही गुजर गए, तो उसकी दादी ने उसकी परवरिश किया और दादी को हमेशा एक ही बात की चिंता खाती थी कि अगर मैं दुनिया छोड़ दूं तो मेरी बेटी के साथ क्या होगा। ये गांव वाले, ये समाज वाले उसको छोड़ेंगे नहीं, वह दर दर की ठोकर खाएगी, तो बेहतर है कि मैं इसकी शादी अगले साल तक कर दूं और अपना जीमा हलुक करूं। दादी जो थी वह अपनी बेटी से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन ज्यादा बीमार रहने की वजह से उन्होंने यह फैसला लिया और लड़का देखना स्टार्ट कर दिया। तुलिका की दादी को एक लड़का पसंद आया। वह शहर में रहता था और रह के पढ़ाई करता था, उसकी कोई जॉब वगैरह नहीं थी, लेकिन वह अपने घर का इकलौता था, अच्छी प्रॉपर्टी थी, 3 बहनों का एक भाई था। लड़के का नाम कुंदन था और कुंदन की तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ कुंदन बच गया था। तो तुलिका की दादी ने रिश्ता भेजा कुंदन के घर पे, तो कुंदन ने शादी करने से मना कर दिया और बोला कि मैं गांव की लड़की से शादी नहीं कर सकता। लेकिन कुंदन की माँ ने इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दिया। उन्होंने अपने बेटे को समझाया और बोला कि देखो, यह लड़की इकलौती है अपने घर की और इसके पास बहुत ज्यादा जमीन है जिसको बेचकर तुम राजा हो जाओगे। इसके माता पिता नहीं है, इसीलिए इसकी दादी परेशान है शादी के लिए। अगर माता पिता होते तो ये लोग तुमको नहीं पूछते। माँ ने जैसा कहा वैसा कुंदन ने किया। शादी का डेट निकला और शादी भी धूमधाम से हो गई। जैसे ही तुलिका अपने ससुराल पहुंची, पहले तो वह गांव में रही जहाँ पे उसका ससुराल था। उसके पति उसके साथ नहीं सोते थे, वे अलग रूम में सोते थे। तुलिका को यह गुत्थी समझ में नहीं आया। बाद में तुलिका अपने पति के साथ शहर लौटी तो उसको पता चला कि उसके पति का अफेयर कहीं और चल रहा है। तुलिका ने जब इस चीज को सुना तो उसको झटका लगा और कहीं कहीं पे उसने अपनी आंखों से देखा। तुलिका और उसके पति के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बार बार तुलिका सवाल करती थी कि आपने ऐसा क्यों किया, अगर आपकी गर्लफ्रेंड थी तो मुझसे शादी नहीं करते। तो पति ने जवाब दिया कि तू शादी लायक थी नहीं, मेरी माँ ने जबरदस्ती करा दिया, तू तो अनपढ़ है, गंवार है, तू तो सिर्फ और सिर्फ 12th पढ़ी है, तू सिर्फ और सिर्फ घर में रहने लायक है। तो तू एक काम कर, घर में खाना बना और घर में पैक रह, बाहर निकलने के लिए, दुनिया देखने के लिए, या फिर मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत कर, वरना मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। तुलिका ने अपने पति से थोड़ा मोड़ा लड़ाई वगैरह किया, लेकिन कर भी क्या सकती थी। उसकी दादी बहुत बीमार रहती थी। कुछ महीनों बाद दादी दुनिया छोड़ दी। अब बेचारी अकेली हो गई, पति के सहारे ही जीना था। पति उसको मारता था, गाली देता था और उसको घर से बाहर भी निकाल देता था। फिर भी बेचारी अपने पति के चरणों में ही रहती थी, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और जाती तो जाती कहाँ, किसके पास जाती। उसने गांव के अलावा कोई शहर नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। वह सचमुच में एकदम सी सीधी साधी लड़की थी। तुलिका के फेवर में सिर्फ और सिर्फ उसके ससुर थे। उसके ससुर ने उसको बेटी की तरह मानना स्टार्ट कर दिया और वह अपने बेटे को बोलते थे कि तू उसे मान या ना मान, वह लड़की इसी घर में रहेगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तुझे रहना है बेटा तो इस घर में रह, नहीं रहना है तो घर छोड़ के चला जा। लड़का कुंदन अपने पिता के खिलाफ तो नहीं जा सकता, इसीलिए चुपचाप से उस औरत को बर्दाश्त करता था। अगर गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए तो घर पे आकर बीवी पे निकालता था गुस्सा, बाहर किसी से लड़ाई हो गई तो भी बीवी पे गुस्सा निकालता था। मतलब दुनिया में कुछ भी हो उसके साथ वह भड़ास घर पे ही निकालता था। इससे तुलिका बहुत परेशान रहती थी। उसकी शादी को पूरे 3 साल हो गए थे। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। वह चाह रही थी कि बाहर निकलूं और थोड़ा सा सांस लूं, लेकिन यह चीज संभव नहीं था। बेचारी तुलिका एकदम अकेले पड़ गई। ससुर से भी तो एक लिमिट में ही बात कर सकती है, अपनी मन की बातें किससे बोले, कोई दोस्त नहीं है, ननद की शादी हो चुकी है, सास से उतना नहीं बनता था क्योंकि सास हमेशा बेटे का फेवर करती थी। बेचारी ने डायरी लिखना स्टार्ट कर दिया।
वह हर रोज खाना वाना बना के दिन में चली जाती थी ऊपर और इवनिंग में लौट के आती थी। छत पे बैठकर 3 घंटा 4 घंटा वह अपने बारे में लिखती थी कि कैसे उसकी जिंदगी बदल गई और उसकी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है। तुलिका हिंदी मीडियम से 12th थी, इसीलिए अपनी डायरी हिंदी में लिखती थी और उसने डायरी को ही दोस्त बना लिया था। हर रोज की कहानी लिखती थी और सबसे छुपा के रखती थी, मानो कि वह डायरी किसी के हाथ लग जाए तो उसकी जिंदगी की सारी पोलें खुल जाए। तुलिका डायरी के साथ साथ मूवी वगैरह भी देखती थी। जब भी वह मूवी देखती थी कोई रोमांटिक वगैरह, तो वह सोचती थी कि इस मूवी में जो रोमांस दिखाया जाता है क्या वह सचमुच में होता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, मैंने कभी किसी को नहीं देखा। एक मेरी जिंदगी जो कि स्टार्टिंग से ही खराब चल रही है और एक मूवी की कैरेक्टर जो कि स्टार्टिंग में खराब है तो एंड में सब कुछ सही हो जाता है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। भगवान सुनो, मुझे थोड़ी सी राहत दो, मुझ पे तरस खाओ, मुझ पे दया खाओ। बेचारी मन ही मन सोचती थी। उसका जो मन था ना वह अकेला था, मतलब उसके अंदर अकेलापन भर गया था। एक दिन की बात है, इवनिंग में बेचारी छत पे थी और गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसके छत के सामने यानी द्वार पर थोड़ी दूरी पे हटकर एक बहुत भारी विशाल पेड़ था। वह उस पेड़ को देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि काश कोई ऐसा इंसान होता जो कि मुझे समझता, ना ही मेरा चेहरा देखता, ना ही मेरा हाइट देखता, ना ही मेरा कलर देखता। वह सिर्फ और सिर्फ मेरे मन को पढ़ता कि मैं कैसी हूँ, मैं चाहे जैसी भी हूँ, वह मुझे मेरी इसी रूप में अपनाता। बेचारी के अंदर बहुत दर्द भरा हुआ था और वह एक अच्छे आदमी की इमेजिन कर रही थी कि जो भी इंसान मेरी जिंदगी में होता मेरे पति से लाख गुना अच्छा दिखता। उसकी हाइट होती, उसकी बॉडी होती जैसे कि फिल्मों में हीरो की होते हैं। वह बहुत ही स्मार्ट होता, वह सिर्फ और सिर्फ मुझको देखता, किसी और को नहीं। तुलिका एक तरह का प्यार इमेजिन करने लगी थी। थोड़ी ही देर में तुलिका को एक आवाज सुनाई दिया। नीचे से सासू माँ चिल्ला रही थी कि अरे महारानी ऊपर ही रहोगी क्या, नीचे उतरो, खाना कौन बनाएगा, तुम्हारा बाप, आके बनाओ। बेचारी भागती हुई किचन में आई और किचन का काम करने लगी। काम कर लेने के बाद से, लोगों को खिला पिला लेने के बाद से वह अपने रूम में चली गई। तुलिका का एक छोटा सा रूम था जिसमें उसका पति कभी कभार आता था अगर उसका मूड हुआ किसी काम को लेके, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं था। इन 3 सालों में नहीं हुआ क्योंकि कुंदन एक अलग से रूम में सोता था जो कि संभव नहीं था और यह बात पूरे घर वाले जानते थे, बट कुंदन को किसी ने कभी भी समझाया नहीं। तुलिका अपने कमरे में गई और सोने की कोशिश की, उसको नींद नहीं आ रहा था। वह बार बार उस इंसान को इमेजिन कर रही थी जो कि इस दुनिया में था ही नहीं। बेचारी सोचते सोचते सो गई। आधी रात को उसको लगी टॉयलेट। वह उठी, अपने कमरे से बाहर निकली, उसने गेट बंद किया। उसके बाद वह बाथरूम गई और टॉयलेट करके आई तो उसने पाया कि उसका जो गेट है वह खुला हुआ है, मानो कि किसी ने गेट खोल के वह रूम में चला गया हो। तुलिका को लगा कि शायद गेट बंद करना भूल गई है, इसीलिए वह कमरे में गई और अपने बेड पे जाके सोने की कोशिश करने लगी। उसको महसूस हो रहा था कि कोई उसके अगल बगल में सोया है, किसी की मौजूदगी थी उस कमरे में जो कि तुलिका महसूस कर रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसको ऐसा फील हुआ कि कोई इंसान मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। वह सुकून की नींद ली। सुबह उठी तो उसको अच्छा महसूस हो रहा था। बार बार रात के बारे में सोच रही थी कि कैसे मैं आराम से सोई, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था। आज बहुत सालों बाद मैंने सोया, काश ऐसी नींद मुझे हर रात मिलती। तुलिका के साथ एक चीज होने लगा, जो जो वह सोचती थी सारी चीजें हकीकत में होने लगी। तुलिका को आभास नहीं था कि उसके पीछे कोई लग गया था, लेकिन जो भी लगा था बहुत ही खतरनाक लेवल का था। तुलिका हर रोज की तरह रात में टॉयलेट करने के लिए उठी और गेट बंद की और चली गई बाथरूम में। बाथरूम में जाने के बाद से उसने बाथरूम का गेट बंद किया
उसको लगा कि कोई है जो बाथरूम का गेट खोला है और बाथरूम के अंदर आ गया है। वह सगबगा गई। उसको लगा कि किसी के सामने मैं टॉयलेट कैसे कर सकती हूँ। वह डर के मारे लगी पूछने की कौन है, कौन है, कौन अंदर आया है। इसके इतना ही बोलने पर जो बाथरूम की लाइट थी वह जलने लगी, बंद होने लगी, जलने लगी, बंद होने लगी। वह डर गई और उसने बोला कि देखिए आप जो कोई भी हो प्लीज बाहर निकलिए, मुझे बहुत तेज की वॉशरूम आई है। तो तुलिका के इतने बोलने से ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तब वह निश्चिंत होकर बाथरूम से बाहर निकली। उसके बाद अपने कमरे में आई और वह सोच रही थी कि उसके साथ यह कैसे हुआ। बाथरूम में गेट खुला, लाइट जली, लाइट बंद हुई, मेरे मना कर देने के बाद से गेट बंद हो गया। उसको न यह हकीकत नहीं लग रहा था, उसको लग रहा था कि मैं पागल हो गई हूँ। उसने इस चीज को दिन में रिपीट किया। दिन में उसने गेट खोला टॉयलेट का। उसके बाद वह बोली कि जो कोई भी हो प्लीज गेट बंद करके चले जाए, लेकिन गेट बंद नहीं हुआ। दिन में उसने बहुत कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वह निराश हो गई। उसने सोचा कि यह सारी चीजें मैं इमेजिन कर रही हूँ, एक्चुअल में घटित नहीं हो रही है। लेकिन यह घटना सच में घटित हो रही थी केवल और केवल रात में। रात जैसे ही हुआ वह लड़की हर रोज की तरह टॉयलेट गई और उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसने सोचा कि चलो एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर कोई इंसान मेरे पीछे आया है बाथरूम में तो मेरे मना करने के बाद वह गेट खोल के तो जाएगा ही। जैसे उसने सोचा वैसे ही उस लड़की ने किया। तुलिका ने बाथरूम के गेट की सिटकली अंदर से बंद किया और बाथरूम में बैठने से पहले उसने बोला कि देखिए आप जो कोई भी है इस बाथरूम में प्लीज आप बाहर चले जाइए, मुझे शर्म आ रही है। तभी तुलिका ने महसूस किया कि सिटकली नीचे हो रही है, गेट खुला और वह इंसान निकल गया। उसके बाद से गेट बंद हो गया। फिर तुलिका बाथरूम से बाहर निकली और अपने रूम में आ गई और बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। और उसने बोला कि आप जो कोई भी हो प्लीज मुझे डराया मत कीजिए, आप मेरे सामने आइए, मुझे आपसे बात करनी है। उसके इतनी ही बोलने मात्र से एक परछाई दिखाई दी। वह और खुश हो गई। वह बिल्कुल भी नहीं डरी उस परछाई से। उसने बोला कि देखिए मैं समझ सकती हूँ कि कोई ना कोई इस कमरे में है और आपकी परछाई दिख रही है, प्लीज आप सामने आइए, मैं आपको सच में देखना चाहती हूँ, मैं आपको टच करना चाहती हूँ, मैं अनुभव करना चाहती हूँ कि क्या मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है या हकीकत है। बेचारी ने जैसी ख्वाहिश रखी वैसा का वैसा हुआ। वह परछाई थोड़े ही देर में इंसान में बदल गई और वह इंसान सामने खड़ा था। बेचारी देखी तो इसका मुंह खुला का खुला रह गया। तुलिका ने जिस तरह का इंसान इमेजिन किया था वह इंसान सामने था और यह खुश होकर उछलने लगी पूछने कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, मुझे कैसे फॉलो कर रहे थे, मैं बहुत दिनों से आपको नोटिस कर रही थी, आप इतने दिन छुपे हुए क्यों थे। इतने सारे सवाल सुनकर वह इंसान हंसने लगा और बोला कि मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार कर रहा था, मुझे लगा कि तुम आज नहीं तो कल मुझे बोलोगी बाहर आने के लिए, इसीलिए रुका हुआ था, अगर तुम पहले बोल देती तो मैं आ जाता। यहाँ पर तुलिका का सवाल था कि क्या मैं जो बोलूंगी वो सब करोगे क्या। उसने बोला कि हाँ। तुलिका की और उस इंसान की दोस्ती हो गई। ये दोनों साथ में रहते थे। तुलिका पूरा दिन घर का काम करती थी और वह इंसान गायब हो जाता था। रात में वह इंसान तुलिका से मिलने लगा और इन दोनों की बातें बहुत होती थी, खूब बातें होती थी। दिन भर की जो भी बातें रहती थी तुलिका उस इंसान को बताती थी। यह सिलसिला काफी लंबा चला। एक दिन तुलिका की सास ने इन दोनों की बातें सुन ली। अब तुलिका की सास को झटका लगा कि अरे मेरी बहू किससे बात कर रही है, कहीं इसका अफेयर किसी और मर्द के साथ तो नहीं चल रहा ना। उसने अपने बेटे को बोला। बेटा जो था वह खुद गुल तो खिलाता ही था बाहर, लेकिन उसको पसंद नहीं था कि उसकी बीवी किसी और से बात करे, इसीलिए माँ और बेटे दोनों उसके पीछे पड़ गए। तुलिका की सास और पति दोनों ने एक प्लान बनाया कि तुलिका जिससे भी बात करती है उसकी फोटो निकाल लेंगे या फिर उस इंसान को रंगे हाथ पकड़ेंगे तो पापा जो है वह मना नहीं करेंगे मुझे तलाक देने से। अब क्या तुलिका से शादी हो गई है, उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, तो मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगा।
इन दोनों का जो प्लान था इनके हिसाब से तो सुपर था, लेकिन समस्या यहाँ हो गई कि तुलिका किससे बात कर रही है इन दोनों को समझ में नहीं आया। इन लोगों को कोई दिखाई नहीं दिया। प्लान पे फिर गया पानी। अब पति अपनी बीवी को बहुत मारा एक दिन और पूछा कि तू रात में किससे बात करती है, सच सच बता। फिर तुलिका ने सब कुछ सच सच बताया कि देखिए मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना घटित हुई है। पति हंसने लगा और बोला कि यह लड़की पागल हो गई है, इसको पागल खाना भेजो। कोई इंसान नहीं है, यह खुद में बड़बड़ा रही है, इतने साल अकेले रही है ना, इसकी वजह से यह चीजें हो रही है। घर वालों ने तो मजाक उड़ा दिया, बेचारी बहुत दुखी थी। रात में उसने अपने फ्रेंड को बोला कि तुम सबके सामने आओ, ऐसा नहीं चलेगा, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे पसंद नहीं। फिर उस इंसान ने बोला तुलिका को कि देखो तुलिका, यह पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारी मर्जी का। जिस दिन तुम बोल दोगी कि मुझे ले चलो यहाँ से, मैं उस दिन तुम्हें लेके चला जाऊंगा। मैं उन लोगों के लिए थोड़ी ना आया हूँ। तुम इस घर में जिस दिन तक पड़ी रहोगी मैं भी यहीं पे पड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारी मर्जी का इंतजार कर रहा हूँ, तुम प्लीज मुझे हाँ बोलो। तुलिका को झटका लगा। तुलिका बोली कि यह संभव नहीं है, मेरे दादी ने कुछ संस्कार दिए हैं मुझे, पति एक ही होता है और शादी हुई है मेरी उससे, तो मैं उसी के साथ रहूंगी, चाहे वह इंसान मुझे अपनाए या ना अपनाए। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे दिल दिमाग में यह सारी चीजें कहाँ से आई। वह इंसान थोड़ा दुखी हुआ और वह तुरंत उठ के चला गया। तुलिका के अंदर भी थोड़ा दर्द हुआ उस इंसान को लेकर जो हर रोज रात उससे मिलता था। मिलने के बावजूद भी उस इंसान ने कभी तुलिका को टच नहीं किया था। वह मर्जी का इंतजार कर रहा था कि तुलिका खुद मुझे सौंपे अपना शरीर, अपना मन। ऑलरेडी इन दोनों का मन मिला हुआ था, बस शरीर की बारी थी, लेकिन तुलिका ने इन सारी चीजों को मना कर दिया। फिर अगला दिन कैसो कैसो कटा। रात में तुलिका अपने दोस्त का इंतजार कर रही थी कि वह इंसान आएगा, बट वह आया नहीं। तुलिका बहुत ही उदास थी। वह 1-1.5 सप्ताह उस इंसान का वेट की, लेकिन वह इंसान आया नहीं। इधर इसका भी मूड चिड़चिड़ा हो चुका था। पति कुछ बोलता था तो लड़ जाती थी, बोलती थी कि तुम्हारी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। एक दोस्त पाया था मैंने, उसको भी मैंने खो दिया। तुलिका का पति एक दिन उसे बहुत मारा और बोला कि तू दुनिया क्यों नहीं छोड़ देती, तू जीवित क्यों है, तेरी वजह से मेरी जिंदगी हराम हो गई, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तू मुझे छोड़ेगी तब तो मैं किसी से शादी करूंगा, तू क्यों नहीं जा रही मेरी जिंदगी से, बता मेरी जिंदगी से जाने का क्या लेगी। यहाँ पर बेचारी का दिल टूट गया। वह छत पे गई और अपने डायरी में सब कुछ लिखा कि ऐसा ऐसा मेरे पति ने कहा और मैं अपने दोस्त को याद कर रही हूँ, प्लीज दोस्त मेरी जिंदगी में आ जाओ, मुझे लेके चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, बहुत ही घुटन हो रहा है और मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है। दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं मालूम, आओ मुझे लेके चलो, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। बेचारी बहुत रोई गाई बोली, लेकिन इवनिंग में कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही आधी रात हुआ, तुलिका अपने बेड पर बैठ के रो रही थी। उसका तो रोना बंद ही नहीं हो रहा था। तभी उसने पाया कि गेट खुला और सामने एक इंसान खड़ा है। यह बेचारी उतरी पलंग से और खड़ी हो गई। इसने पाया कि वह इंसान दौड़कर तुलिका को गले लगा लिया और बोला कि रोना बंद करो, जितना तकलीफ था तुम्हारे लाइफ में सब खत्म, तुम चलो मेरी दुनिया में, मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। तुलिका बोली कि हाँ चलिए। ये दोनों रात में अचानक से गायब हो गए। तुलिका कहाँ गई किसी को कुछ भी खबर नहीं। फिर सुबह हुआ और कुंदन की माँ और कुंदन के पापा तुलिका के रूम में गए तो उन लोगों ने पाया कि तुलिका नहीं है। घर में सारा सामान पड़ा है लेकिन तुलिका गायब है। अब लड़की गई तो गई कहाँ, सबको टेंशन होने लगा। सारे लोग यही सोच रहे थे कि कहाँ जा सकती है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। तभी कुंदन के हाथ उसकी डायरी लगी। कुंदन को लगा कि झूठ मूठ का डायरी लिख रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने डायरी को उठाया और खिड़की के बाहर फेंक दिया।
इतना करने के बाद से कुंदन को बहुत ही तेज तेज का सर दर्द होने लगा। वह बेड पे गिरा और उसको फीवर वगैरह आ गया। उसने उसी समय चारपाई पकड़ लिया। कुंदन की माँ और पापा बहुत परेशान। उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया, दिखाया। धीरे धीरे 1-1.25 महीने के अंदर ये फैमिली एकदम से कंगाल हो गई। कुंदन की माँ को समझ में नहीं आया कि मेरी बहू के चले जाने के बाद से यह घर कैसे बिखर गया, और इन लोगों को पता भी नहीं था कि बहू कहाँ गई। गांव वाले अलग अलग तरह की बातें बना रहे थे। गांव के एक बुजुर्ग इंसान ने कुंदन की माँ को बताया कि देखो बहू, इस तरह से चीजें गायब हो जाना संभव नहीं है। हो सकता हो तुम्हारे घर के ऊपर किसी आत्मा की नजर हो। एक काम करो, तांत्रिक को बुलाओ और पता करवाओ कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे घर परिवार को। जैसा उस बुजुर्ग इंसान ने बोला, कुंदन की माँ ने वैसा ही किया। जैसे ही घर में तांत्रिक आया, वह समझ गया कि घर में क्या क्या हुआ है। उसने पूछा कि आप लोगों ने किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या, किसी के साथ बुरा किया है क्या। कुंदन की माँ रोई और बोली कि नहीं, कभी नहीं, हमने तो कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। कभी किसी के बारे में बुरा तो हम सोचते ही नहीं है, बुरा क्या करेंगे। तब तांत्रिक बोला कि नहीं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों ने किसी का दिल दुखाया है और उसी की सजा है। फिर तांत्रिक ने धीरे धीरे एक एक करके सवाल पूछा और पूछा कि आपकी बहू तुलिका कहाँ है। घर वालों ने बताया कि वह अचानक गायब हो गई। तांत्रिक ने मंत्र वगैरह पढ़े और उसने सारी चीजों का अंदाजा लगाया और बताया कि नहीं, आपकी बहू गायब नहीं हुई है, आपकी बहू खुद अपनी मर्जी से जिन आत्मा के साथ गई है। तांत्रिक ने इस गुत्थी को सुलझाया और बताया कि आप लोगों ने अपनी बहू को परेशान किया, बहू ने जिन को इनवाइट किया, जिन लेके गया है अपनी दुनिया में, आपकी बहू रिटर्न नहीं आ सकती और जिन बहुत ही गुस्से में है। आप लोगों ने तुलिका के साथ बहुत ही गंदा किया था, इसीलिए जिन गुस्सा खे आप लोग की जिंदगी बर्बाद कर दिया। आपका बेटा कभी भी सही नहीं हो पाएगा और आप लोग सड़क पे आ जाएंगे, आप लोग भोजन के लिए तरसेंगे। आप लोगों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। देखिए, अगर बुरा जिन होता तो मैं कुछ करता भी, लेकिन अच्छा वाला जिन है और वह गुस्सा गया है तो उसके गुस्से का सामना मैं नहीं कर पाऊंगा। आप किसी और तांत्रिक को बुला लीजिए, मुझे माफ कीजिए। यह कहकर वह तांत्रिक चला गया और तांत्रिक ने जैसे जैसे स्टेटमेंट दिए थे कुंदन की माँ को और पापा को, हूबहू वैसे ही घटना घटित हुई। यह बात पूरे गांव में चर्चा का विषय हो गया। यह चीज किसी से छुपी नहीं रही। जैसा इन लोगों ने किया वैसा इन लोगों ने भरा। तो दोस्तों, इस पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।